नमस्कार। समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदुष बैटन फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है। हम सबसे पहले हमारे खास मेहमान सुश्री चिन्मयी त्रिपाठी जी और जोएल मुखर्जी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए सीधे इनकी बहुत सुमधुर आवाज से शुरू करते हैं ताकि हमारा सारा कार्यक्रम उस मिठास में घुला रहे। तो मैं बहुत सम्मान के साथ इस शानदार युगल संगीतकार गीतकार जोड़ी का स्वागत करती हूँ। स्वागत है चिन्मयी जी एंड जोएल जी। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते रश्मि जी और सभी सुनने वाले जो आज श्रोतागण हैं, जो विदुष बैटन को पढ़ने वाले लोग हैं, उन सबको हम दोनों की तरफ से नमस्कार। तो हम लोग संगीत ही हमारा माध्यम है, तो हम लोग संगीत से ही शुरुआत करते हैं। हम जिस विधा में हम हैं, हम लोग कविताओं को, हिंदी की कविताओं को, भारतीय कविताओं को संगीत के रूप में प्रस्तुत करते हैं, गाते हैं। तो हम लोग एक कविता से शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है कलम आज उनकी जय बोल। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई कविता है और जो भी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान दी, उनको ये समर्पित है। तो हम इसी से शुरुआत करते हैं, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जन में चिंगारी। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जन में चिंगारी। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोह। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जिनकी लाल शिखाएं उगर रही सो लपट दिशाएं, सो लपट दिशाएं। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगर रही सो लपट दिशाएं, सो लपट दिशाएं। जिनके सिहनाद से सहमी धरती, जिनके सिहनाद से सहमी धरती रही अभी तक ढोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे। जल जला के बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह हो। जल जला
आके बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल। कलम आज उनकी जय बोल, 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 जय। तो ये थी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कलम आज उनकी जय बोल। तो हम लोग एक और गीत प्रस्तुत करते हैं आप लोगों के सामने। ये रचना है हरिवंश राय बच्चन साहब जी की, और इसका शीर्षक है जीवन की आपाधापी। जीवन की आपाधापी में। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा बुरा भला। तो ये जो रचना है ये हम सब पे लागू होती है, खास तौर से वो जो बड़े शहरों में रहते हैं और जीवन की भागम भाग में हमेशा व्यस्त रहते हैं, उनको कभी चैन से बैठने का, सांस लेने का भी समय नहीं मिलता। तो उन सबको ये समर्पित है। तो सुनते हैं जीवन की आपाधापी में। जीवन की आपाधापी में जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में। हर एक यहाँ पर एक बुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी लेते में। कुछ देर रहा हक्का बक्का वो चक्का सा आ गया, कहा मैं करूँ क्या जाऊँ किस जा। कुछ देर रहा हक्का बक्का वो चक्का सा आ गया, कहा क्या करूं यहाँ जाऊं किस जा। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में, उस रेले में। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। मेला जितना भड़कीला रंग रंगीला था,
मानस के अंदर उतनी ही कमजोरी थी। मेला जितना भड़कीला रंग रंगीला था, मानस के अंदर उतनी ही कमजोरी थी। जितनी ज्यादा संचित करने की ख्वाहिश थी, उतनी ही छोटी अपने करके झोरी थी। जिसको समझा था सोना वो मिट्टी निकली, जिसको समझा था आंसू वो मोती निकला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं जो किया कहा ना उसमें क्या बुरा भला, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। तो उम्मीद है आप लोग सब हमें सुन पा रहे हैं, अच्छे से आवाज आ रही है। रश्मि जी, आवाज आई? रश्मि हेलो जी, आप शायद अभी भी म्यूट पे हैं। रश्मि जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी, मैं काफ़ी जी, सारा अभी आ बोल रही गई है। आपकी तारीफ मैं आपकी तारीफ में काफ़ी सारा बोल गई, मुझे पता नहीं था मैं म्यूट हूँ। तो मैंने कहा जी कि जी जी, आवाज़ कोई आपकी बात। बहुत अच्छे से आ रही थी, सबने बहुत आनंद लिया उनका। मैं आनंद लेने वालों का सभी का बहुत स्वागत करती हूँ और नाम नहीं लेते हुए धन्यवाद। हम बात आगे बढ़ाना चाहेंगे। ख़ास तौर से ये जो आप गा रही थी ना कि जिनको फुर्सत नहीं मिलती उनके लिए कुछ ऐसे पल वाला, वो जी आपकी आवाज़ में और आप दोनों की जुगलबंदी में तो एक अजीब-सा जादू है ही है। वो आप दोनों का एक साथ होने का भी एक करिश्मा है कि आप इतना आनंद लेके डूब के गाते हैं कि बहुत सारा कुछ तो शक्ल देख के लगता है कि हाँ, मतलब थम के जो एक सुनने वाला जो भाव पैदा होता है, आधा तो एम्बियंस से और आप दोनों को देख के बन जाता है वो पूरा भाव। मेरे ख्याल से हमारे साथ जो ऑडियंस और विदुष बैटन परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, वो इससे इत्तेफाक रखेंगे मैं जो कह रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम लोग की कोशिश यही रहती है कि जो भी कविता का जो माहौल है उसको पैदा कर पाए, जी, जो भी श्रोता हैं उन तक वो माहौल, वो जो उसका जो एसेंस है, उसका जो मूल है, वो पहुंच पाए संगीत के माध्यम से। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी कोशिश में हम सफल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं ये समझ रही थी कि मैं परिचय बहुत शॉर्ट आपका दूंगी क्योंकि मैं लगातार आपका पोस्ट में दे रही थी और आपकी पोस्ट में पिछले 2 रातों से लगातार पढ़ती जा रही हूँ। तो उसमें इतना कुछ शेयर जी करने का है कि मुझसे ज़्यादा लोग जो जुड़े हुए हैं वो पहले से आपको जानते हैं और मैं आगे भी शेयर करती रहूँगी और हमारी बातचीत में परिचय मिलता जाएगा। तो जो मैं जी फॉर्मल बिल्कुल। परिचय दे रही हूँ वो बस मैं 1-2 लाइन में यही कि फिलहाल हम जैसे बात करेंगे इनकी पोएट्री और संगीत की जुगलबंदी से जो ये बीच में जिस प्रोजेक्ट के साथ ये लाए हैं उस पे हम लोग बात करेंगे। और इससे पहले जोएल मुखर्जी भी प्रोड्यूसर थे, कंपोजिंग करते थे, बहुत कुछ करते थे और उसके बाद फिर इस तरीके की एक नए आयाम इन्होंने जो जिंदगी का जुड़ा उस सब पे हम बात करेंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि वो फॉर्मल परिचय ना देते हुए इन दोनों के नाम से, इन दोनों के नाम और काम को इतने समय से मैं देखती आ रही हूँ, तो उस आधार पे जो कविता मेरे दिमाग में इनके लिए आ रही है मैं उन्हीं को सिर्फ उनके स्वागत में और परिचय की तरह पढ़ देना चाहती हूँ। और हमारी पूरी बातचीत के बाद इनका अगर कोई आयाम जो परिचय के रूप में मैंने अपने पास नोट करके रखा हुआ है, जैसे हर वक्ता का रखती हूँ, उसमें कोई बात छूट जाएगी तो मैं तब जोड़ना चाहूंगी। आज हम सब अलग ढंग से कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए कविता पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कविता पढ़नी आती नहीं है।
तो आप ये समझिए कि मैं वो शब्द आपको डेडिकेट कर रही हूँ। और संगीत के सुरों में तो पूरी प्रकृति के सुरों में तो हमारे सुर भी शामिल है ना, जिनको सुर में बोलना नहीं आता है। तो अरे नहीं। आप सिर्फ कविता के भाव से मतलब रखिएगा। तो मैं पहले वो कविता पढ़ रही हूँ जब आपने ये पोएट्री और इसका म्यूजिक का जो आपसी जुगलबंदी का कार्यक्रम चलाया, तो आपने खुद से कलरव बोला, और कलरव में पक्षियों की बात करते हुए, वैसे भी आपकी चिन्मय जी की बहन के साथ फोटो या कुछ हो तो आप पक्षी, बारिश, ये सब खूब बोलती हैं। तो मैं आपके लिए आलोक धनवा जी की एक कविता पढ़ती हूँ, नन्ही बुलबुल के तराने। एक अच्छा। नन्ही बुलबुल गा रही है इन घने गोल पेड़ों में, कहीं छुप छुप कर गा रही है, रह रह कर। पल दो पल के लिए अचानक चुप हो जाती है, तब और भी व्याकुलता जगाती है। तरानों के बीच उसका मौन कितना सुनाई देता है। घने घने पेड़ों में वह भीतर ही भीतर छोटी छोटी उड़ानें भरती है। घनी टहनियों के हरे पत्तों से झीने अंधेरे में एक जरा कड़े पत्ते पर वह टिक लेती है। जहां जहां हिलते हैं तराने उस ओर से आते हैं। वह तबीयत से गा रही है अपने नए कंठ से, सुर को गीला करते हुए अपनी चोंच को पूरा खोलकर। जितना हम आदमी उसे सुनते हैं, आसपास के पेड़ों के पक्षी उसे सुनते हैं ज्यादा। नन्ही बुलबुल जब सुनती है साथ के पक्षियों को गाते, तब तो और भी मिठास घोलती है अपने नए सुर में। यही लिखा था आपने कलरव वाली पोस्ट में। नन्ही बुलबुल जब सुनती है साथ के पक्षियों को गाते, तब तो और भी मिठास घोलती है अपने नए सुर में। यह हो रहा है इस विजन में, पक्षी गान मुझ यायावार को अनायास ही श्रोता बनाए हुए हैं। मैं भी गुनगुनाने को होता हूँ पुरानी धुनें, वे जो भोर के डूबते तारों जैसे गीत। तो ये आलोक धनवा की कविता नन्ही बुलबुल के तराने मैंने पढ़ी, आपको पसंद आई होगी मेरे ख्याल से। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। एक कविता, हाँ, वैसे ये कविता आप दोनों के लिए ही है, क्योंकि जब भी कोई कलाकार अपने उत्कर्ष में होता है, अपने चरम में होता है, तो मुझे जेंडर बचता है, और अगर जेंडर बचा हुआ है भेद, तो कला अपने चरम पे पहुंच नहीं सकती। तो उस दृष्टि से हम जोयल जी को भी बुलबुल बोल सकते हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं वो बने हुए जो तराने बुलबुल गाती में चिन्मय जी का ही चेहरा ज्यादा आता रहा, इसलिए मैं एक कविता और तुम दोनों के लिए पढ़ती हूँ, जिसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में दोनों के चेहरे बराबर आ रहे हैं। अच्छा, जरूर। क्योंकि हमारे अभी जेंडर की कोटियां टूट नहीं पाती है ना, तो जितने बार बुलबुल बोलती हूँ तो सिर्फ चिन्मय जी का चेहरा दिमाग में आता है। राग शुद्ध कल्याण मंगलेश डबराल जी की कविता है। जहां जहां उन्होंने राग शुद्ध कल्याण लिखा है, तो मैं तो इतनी ज्यादा संगीत की वो हूँ नहीं, तो मुझे राग कल्याण बोलते हुए सारे स्वर एक तरीके से संगीत के, मेरे लिए उसका वो अर्थ है। राग शुद्ध कल्याण, वरिष्ठ कवि, प्रिय कवि मेरे मंगलेश डबराल जी। एक मिठास जो जीवन में कम होती जा रही है, अक्सर शुद्ध कल्याण, उसका साफ मीठा पानी चमकता रहता है, उसकी छोटी बड़ी नदियां जगह जगह फैली हैं। उसका ज्वार चंद्रमा को गोद में ले लेता है। उतरती हुई उसकी लहरें बहुत नीचे चली जाती हैं, पृथ्वी के गर्भ जल तक। और तुम जब इस पृथ्वी की सतह पर निरर्थक डोलते हो, लकड़ी, पत्थर, घास फूल और कुछ टूटी फूटी चीजों की तरह, तो वह तुम्हें हल्का और तरल बनाता हुआ अपने साथ ले जाता है, किसी स्थापत्य का हिस्सा बनने के लिए। अपनी कल्पना के यथार्थ में हर संगीतकार इस राग को कई तरह से रचता आया है, जैसे बार बार अपनी ही सुंदरता को प्रकाशित करता हो, बारीकी से उसे तराशता हुआ। जब तक एक एक स्वर की कला समूचे राग की कला न हो जाए, स्वरों के स्थापत्य में चमक उठता है एक एक स्थापत्य स्वर। और तब बहुत प्राचीन होते हुए भी वह इतना नया लगता है, जैसे उसका जन्म पहली बार हो रहा हो।
हर संगीतकार उसकी पूर्णता तक पहुंचने से पहले ही लौट आता है, दूसरी आवाजों के लिए उसे छोड़ता हुआ। शुद्ध कल्याण सुनते हुए तुम उसके आर पार देख सकते हो। तुम्हारे अपने ही स्वर उसमें गूंजते हैं, भले ही तुमने उन्हें पहले कभी न सुना हो, और तुम उन्हें अकेले भी नहीं सुन रहे हो, कोई तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर। तुम्हारा कोई अंश जो सहसा तुम्हें पहली बार दिखाई दिया है, स्वरों की एक बौछार बार बार तुम्हें भिगो देती है। वह तुम्हारा सारा कलुष धो रही है। ऐसे ही किसी क्षण में तुम उसे गा उठते हो, क्योंकि उसमें इतनी कोमलता है, क्योंकि तुम खुद उस कोमलता के बहुत पास पहुंच चुके हो कि उसे गाए बिना नहीं रह सकते। अपनी किसी व्यथा, किसी वासना में चंद्रमा तक अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हुए, आधी अधूरी वह जैसी भी वह हो, वही है जीवन की बची हुई मिठास। तो इस जीवन की मिठास को हम तक लाने के लिए हम कितने आभारी हैं। आपने हमारे लिए वो सब सुर घोल दिए, और वही जो इसमें लिखा हुआ है कि स्वरों की बौछार तुम्हें भिगोती है, तो तुम तब तुम्हारे भी स्वर जगने लगते हैं। तो वो सब हमारे साथ हुआ। हम फिर से आपका बहुत 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 सुंदर धन्यवाद कविता करते थी। हैं। बहुत तो हम बहुत 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 धन्यवाद इस कविता को साझा करने के लिए। बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर कविता। हाँ, तो ये कविताएं पढ़ते हुए आप ही दोनों हमारे दिमाग में आ रहे हो, तो स्वरों का ये कमाल है। तो हम आपकी पूरी यात्रा पे बात करेंगे, तो हम शुरू करते हैं वर्तमान से, है ना। तो जो जी वर्तमान में 2 साल से आपका ये कविता और संगीत को जो कविताओं को चुन के संगीत बद्ध करने का जो काम है, और इसके लिए आप ये काम आप इतनी एक मुहिम की तरह कर रहे हैं, जिसके लिए आपकी एक बनी बनाई जो जिंदगी थी उसका पूरा आप लोग ने उसको छोड़ के इसको अपनाया। तो इसके पीछे जो प्रेरणाएं रही, मतलब वर्तमान पे ही बात करके फिर हम पीछे आएंगे। तो इसके पीछे जो मेन प्रेरणाएं रही, और मैं एक साथ क्वेश्चन पूछ देती हूँ ताकि आप जितना भी लंबा समय लेके आराम से बताइए कि प्रेरणाएं क्या थी, और आप कविताएं कैसे चुनते हैं, और मतलब उससे कुछ होगा दिमाग में, क्योंकि आपके तब तक आप कंपनी में भी कुछ चला रही थी, आपके 2 एल्बम आ चुके थे, और जोएल जी तो एड प्रोडक्शन के क्षेत्र में पूरा धमाल ही मचा रहे थे। तो ये सब छोड़ के आपने ये काम किया, तो उसके पीछे आपकी कोई अपेक्षाएं होंगी, कोई भविष्य देखा होगा, तो वो ओवरऑल पूरा आप एक्सप्लोर, मतलब लंबे से आप समय लेते हुए बताइए जी। जी, तो मैं अपनी बात पहले बता देती हूँ कि कविताओं में, संगीत में रुचि थी बचपन से। घर में साहित्यिक माहौल रहा है। मेरे पिता प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी संस्कृत के प्रोफेसर रहे हैं, स्कॉलर रहे हैं, और मेरी माँ सत्यवती त्रिपाठी वो भी हिंदी की लेक्चरर थी। तो घर में साहित्य से जुड़ाव हमेशा से रहा, साहित्य में रुचि रही थी इसीलिए। और धीरे-धीरे फिर मैंने अपने गाने लिखना शुरू किया, कंपोज़ करना शुरू किया, तो कविताओं में रुचि बढ़ती गई। लेकिन संगीत को अपनाना है, संगीत को ही अपना करियर बनाना है, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे-धीरे होती गई मेरे साथ। कई साल लगे इसको होने में, पूरी होने में। और इसी बीच मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की, एमबीए किया, फिर मैं जॉब करने लगी। मैंने नेटवर्क 18 में कुछ समय काम किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें म्यूज़िक मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहे। और म्यूज़िक से लगाव मेरा अटूट होने लगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर मैंने अपने एल्बम्स रिलीज़ किए। उस समय भी ऐसा कुछ नहीं था कि कविताओं को गाने की में कोई रुचि हो, लेकिन कविताएँ अच्छी लगती थी, और हम लोग क्योंकि हमेशा ये सुनते रहते थे कि इंडिया में आजकल जो गाने बन रहे हैं, उनमें अच्छी लिरिक्स सुनाई नहीं देती है। गानों के शब्द अच्छे नहीं होते, शब्दों का चुनाव अच्छा नहीं होता है। तो मैं इस बात को बार-बार सोचती थी कि इतनी सारी कविताएँ हैं, इतनी सुंदर-सुंदर रचनाएँ हैं, क्यों नहीं उनको हम लोग गीतों में पिरोते हैं। तो जब मैंने अपना बैंड बनाया, और उसके बाद भी कई समय तक मैं ये सब सोचती रही, और कविताएँ खुद ही को प्रेरित करती हैं। जब आप सुंदर सी कविता पढ़ते हैं, जब जब
जैसे आपने अभी जो कविता सुनाई, इसको पढ़ के खुद आपके अंदर संगीत जन्म लेता है, ऐसा लगता है। खुद संगीत पैदा होता है, आपकी आत्मा झनकृत होती है शायद। तो अ, उसी तरीके से मेरे साथ भी हुआ कि कुछ कविताओं को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इन्हें गाना है। जैसे जाग तुझको दूर जाना महादेवी वर्मा जी की जब मैंने पहली बार पढ़ी, तो मुझे अपने आप ही अंदर से लगा कि इसको गीतबद्ध करके मुझे गाना है। और इसीलिए ये प्रक्रिया शुरू हुई। फिर मैंने सोचा कि एक एल्बम बनाते हैं, जिसमें जितने भी प्रिय कवि हैं और बड़े-बड़े दिग्गज कवि हुए हैं, छायावादी कवि जो हुए हैं, उनकी कविताओं को लेकर क्यों ना मैं एक एल्बम तैयार करूँ। तो उस समय फिर मेरी जोएल से बात हुई और ये प्रोडक्शन म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए सामने आए इस मुहिम में। और हम लोगों ने एक पूरा एल्बम तैयार किया जो टाइम्स म्यूज़िक से रिलीज़ हुआ। और उसके बाद भी हम लोग करते रहे, कंटिन्यू करते रहे। हाँ, तो ये एल्बम तो रिलीज़ हो गया और एल्बम सिर्फ़ एक शुरुआत थी। उसके बाद ये लगा कि ये तो ऐसा काम है जो पूरी ज़िंदगी भी इसमें बीत जाएगी तो भी ये कभी ना तो ये ख़त्म होगा, ना इसमें रस आना ख़त्म होगा। तो मज़ा इतना आने लगा और अलग-अलग तरह की कविताएँ हम लोग पढ़ने लगे। लोग हमको बहुत सारी तरह की कविताएँ भेजने लगे, जिनको पढ़कर गाने का मन होता था। तो इस तरीके से एक के बाद एक चीज़ें जुड़ती चली गईं, कड़ियाँ जुड़ती चली गईं और अभी हम लोगों ने लगभग 50-60 गीतों की तो रचना कर ली होगी, कविताओं से जुड़े जो गीत हैं और इनको हम लोग अब अपने लाइव परफ़ॉर्मेंसेज़ में भी गाते हैं और हर महीने कुछ एक एक आध वीडियो के साथ हम लोग रिलीज़ भी करते हैं अपने पेजेज़ पर। तो ये एक जीवन का एक हिस्सा बन गया है, जीवन का एक बहुत बड़ा अंग बन गया है, जो शायद मरते दम तक हमारे साथ रहेगा। क्योंकि इसमें मज़ा भी आता है, इसमें कुछ सुंदर प्रेरणा भी मिलती है करने में भी और उस प्रेरणा को हम लोगों के साथ बाँट भी पाते हैं, अपने माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से। तो ये अब एक अनंत यात्रा हमारे लिए बन गई है और मेरा ख़्याल है कि जोएल नहीं होते तो ये यात्रा वैसे भी शुरू नहीं हो पाती, तो हम दोनों की साथ में तो ये मैं दोनों की तरफ से ये बात कह सकती हूँ। तो जोएल जी आप भी बोलेंगे इस पे कुछ कि इन्होंने दोनों की बात बोल दी है? काफ़ी सारा चीज़ तो इन्होंने ही बोल दिया है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जी। जब मैं मुंबई आया था कोलकाता से, तो उसी टाइम से मेरा मतलब म्यूज़िक में तो काम चालू ही था। तो हुँ, मैं इनिशियली मैं बॉलीवुड में काम करता था एज़ अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर। फिर उसके बाद मैंने एड्स करना चालू किया एज़ अ म्यूज़िक कंपोज़र और वो काम मतलब अभी भी जारी है। तो उसके साथ-साथ ये जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में हम लोग ये जो काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग सिर्फ़ हिंदी भी नहीं उर्दू के गज़लों भी हम लोग बना रहे हैं। तो उसमें क्योंकि हम लोग कुछ अलग करने की प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें जो एन्जॉयमेंट है वो आई थिंक इट्स समथिंग व्हिच इज़ कंप्लीटली अनपैरेलल। तो अ, ये जर्नी काफ़ी एन्जॉयबल रही है और आई एम श्योर दैट जो अभी आगे वाले टाइम जो है, आगे वाले समय में भी हम लोग काफ़ी सारे ऐसे जो गाने हैं बनाते रहेंगे। जी। तो मैं भी बचपन में म्यूज़िक सीखा करती थी, शास्त्रीय संगीत। तो आपका तो घराना ही जोएल जी का तो मदर फादर दोनों ही वो हैं बड़े संगीतकार। आपका तो जी। बचपन से परिवेश था और चिन्मय जी का ने भी वो करा हुआ है, शास्त्रीय संगीत की वो ली हुई है प्रशिक्षण। तो जैसे जी। हमें बचपन में बंदिशें पसंद नहीं आती थी, तो मुझे कभी-कभी लगता था कि संगीत का मॉडर्नाइज़ेशन होना चाहिए। वो बंदी से पसंद नहीं आती थी कि चाहे आप 8 साल की उम्र में पढ़ रहे हो, सैयाँ रूठ गया और सैयाँ ये, नहीं पसंद हुँ। आता था कई बार, है ना? तो मैं ये पूछ रही थी मुझे तो कि म्यूज़िक ही जो पसंद नहीं कविता था बचपन में। संगीत ही पसंद नहीं था मुझे। हाँ, जोएल को संगीत से बहुत चिढ़ हो गई थी हाँ। क्योंकि माता-पिता दोनों हमेशा व्यस्त रहते थे और किसी को भी समय नहीं मिलता था इनके साथ खेलने में तो इसलिए। तो आई थिंक वो जब मैं स्कूल में क्लास 12 या कॉलेज फर्स्ट ईयर उस टाइम पे आई थिंक मैंने सीरियसली लेना चालू किया म्यूज़िक को और मतलब अंदर तो था ही लेकिन मतलब उसको लेके मैं कुछ करूँगा या एज़ अ करियर उसको चूज़ करूँगा ये डिसीज़न मैंने काफ़ी काफ़ी बार लिया। हाँ, तो मैं जी, ये आप कुछ पूछना कह चाह रही रही थी, थी। सॉरी। हाँ, मैं बस यही कह रही हाँ। थी कि बंदिशें जो होती थी हमें पसंद नहीं आता था, तो ऐसी फीलिंग आती थी कि मॉडर्नाइज़ेशन होना चाहिए इसका भी, रागों के जो बंदिश हैं उनका भी।
तो क्या ऐसा कोई दबावा ख्याल आपके मन में रहा होगा जब आपने कविता को गाने की सोची? क्योंकि इसमें संगीत भी है, लेकिन साथ में वो बारीक संवेदनाएं या वो कविताएं भी हैं जो अपने समय के साथ संवाद करती हैं। राइट। तो हाँ, ये वो थॉट प्रोसेस तो चालू था, क्योंकि एक चीज जो होता है कि सभी चीज का एक समय होता है। तो क्योंकि ये कविताएं जब भी लिखे गए थे, तो वो समय कुछ अलग था, और जब भी हम लोग इसको गाने के हिसाब में बना रहे हैं तो वो समय भी अलग है। लेकिन इन दोनों को मिलाकर जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, उसमें ऐसा होना चाहिए कि वो कविता का एसेंस अटूट रहे, लेकिन जो म्यूजिकली एक कंटेम्पररी रूप देना बहुत ही जरूरत है। क्योंकि अगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर लोग अभी ये कविताएं पढ़ें या ये गाने को सुने, तो उन लोगों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इससे रिलेट नहीं कर पाए कि ये तो बहुत ही पुराना है और म्यूजिक स्टाइल भी बहुत पुरानी है। तो अगर वो म्यूजिक कंटेम्पररी हो और कविताएं चाहे पुराने हो या नए हो, तो उन दोनों में एक एसिमिलेशन होना बहुत ही जरूरी बिल्कुल। और हम लोग इसीलिए बहुत हाँ, सारी मैंने तरह की संगीत विधाओं को हम लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, फ्यूजन करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो फ़ोक म्यूज़िक हो, फिर उसमें कभी-कभी ब्लूज़, रॉक म्यूज़िक भी आ जाता है। हाँ, बट अ, ऐसा भी नहीं हो कि मतलब वो म्यूजिक कंप्लीटली कविता को ओवरराइड कर जाए। हाँ, ऐसा हाँ, नहीं होना हाँ, चाहिए वो कि वो नहीं होना चाहिए। डिस्टर्बेंस हो जाए। कविता का जो भाव है, उसको मद्देनज़र रखते हुए और उसको बचाए रखते हुए, जितने भी हम लोग उसको मॉडर्नाइज़ कर सकते हैं म्यूज़िक के थ्रू, कंटेम्परेरी म्यूज़िक के थ्रू, वो हम करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन हम लोग बहुत करने की कोशिश करते हैं। मैंने तो ये भी देखा कि आपने कविता चुनी भी वही है जो अपने समय से संवाद कर रही हैं, और इतने जी। अच्छे से सबकी प्रस्तुति हुई है कि वो हो रहा है जो आप कह रहे हो कि हम उसके भाव को ओवर वो नहीं करना चाहते, ओवर राइट, और वो बिल्कुल वास्तव में हो रहा है। कविताएं तो सारी ही बहुत अच्छी हैं, लेकिन जैसे विनोद कुमार शुक्ल की कविता है कि जो मेरे घर नहीं आएंगे मैं उनके घर चला जाऊंगा, मैं सोच ही नहीं सकती थी कि इसको इतना अच्छा गाया जा सकता है। तो मेरा प्रश्न वही था कि आप कैसे चुनते हैं कि किसे गाएं, लेकिन वो उन्होंने कहा चिन्मयी जी ने कि कविता को सुन के अंदर से भाव आते हैं ना। तो क्या सारी ही कविताएं, जैसे कि आजकल कविताएं गद्यनुमा हो रही हैं, तो हुँ। क्या सारी कविताएं गाई जा सकती हैं? मैंने कुछ ऐसी भी होंगी ना जो नहीं भी गाई जा सकती, जिससे आपका नहीं कनेक्ट बन जाता हो। हाँ, जी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी कविताएँ मतलब कविताओं में तो हज़ारों प्रकार के वो मिल जाते हैं, लेकिन और अगर ज़रूरी नहीं है हाँ, कि हर कविता को हम लोग गा सकें, बल्कि ज़रूरी नहीं है कि हर कविता को गाया गाया जाए। जाए, क्योंकि उसमें बिल्कुल सही। उसकी जो सुंदरता है, उसका जो रस है, वो जिस रूप में है, अगर वो आपको वैसे ही प्रेरित कर रहा है और आप उसको संगीतबद्ध नहीं करना चाहते, तो संगीत में पिरोया जाना कोई ज़रूरी नहीं है, कविता अपने आप में संपूर्ण होती है। तो बस बहुत बढ़िया। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर तरह की कविताओं को गाया ही जाए। और आजकल जो जो नई नई तरह की जो कविताएँ लिखी जाती हैं, जो जिनमें छंदबद्ध नहीं है। जो छंदबद्ध नहीं भी हैं, हालाँकि छंदबद्ध नहीं है तब भी उनको गाया जा सकता है, लेकिन कभी-कभी गाने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जैसी हैं उस रूप में ही परिपूर्ण लगती हैं, संगीतमय लगती हैं। तो मेरा आपका सवाल क्या था, मैं भूल गई हूँ। बिल्कुल, मुझे जवाब मिल गया, मैं जवाब से मोहित हुए अच्छा। जा रही हूँ, इसलिए आपको लग रहा है कि जवाब नहीं मिला। हाँ, हाँ। दरअसल मुझे जवाब इसलिए भी बहुत पसंद आया कि संगीत में या पेंटिंग में भी हर एक चीज़ में जो मतलब जो मौन है, जो स्पेस है खाली, रिक्ति, जी, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है ना, तो वो आपके उसका पूरे महत्व है, बोध में बिल्कुल। ही दिख रहा है। क्योंकि आपने अपनी पूरी बात वहाँ से कह दी कि ज़रूरी थोड़ी है गाना ही है। कुछ कविता हाँ, पढ़ते वक़्त ही बिल्कुल। आपको इतनी लुभाती होगी कि ये संपूर्ण है, हम इसे ना छेड़ें। तो बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। जवाब मिला मुझे और बहुत बढ़िया जवाब और मिला इसका। किसी-किसी कविता को आप तो गाए बिना रह नहीं सकते, ऐसा भी होता है। हाँ, तो क्योंकि उसमें अंदर से सुर निकल के आते हैं और आपको लगता है कि इसमें सुर सुर कहीं छुपे हुए हैं, उनको अब हमें उजागर करना है। इनमें ऑलरेडी म्यूज़िक बसा हुआ है इसमें कहीं पे, जो कवि के मन में होगा कहीं हुँ। पर और उसको क्योंकि मुझे हम लोग उजागर ये करना है। गाना जब बनाए थे, जो मेरे घर कभी नहीं आएँगे, फिर उसके बाद हम लोग ने विनोद कुमार शुक्ला सर को भेजे भी थे, हुँ। तो उनको काफ़ी पसंद आई थी वो। मतलब उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इस कविता को गाने के रूप में बनाया जा सकता है। हाँ, और तो उन्होंने यही कहा कि कविता का जो भाव है, वो आपने पकड़ लिया है, तो अपने गीत में। तो अगर आप भाव को पकड़ के चलते हैं, तो फिर आपका काम सही होता है।
तभी संगीत की भी कोई सार्थकता है, वरना अगर भाव छूट गया कविता का तो उस गीत की कोई सार्थकता नहीं रह जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हरिमोहन शर्मा सर का सवाल है तो इसको भी ले ही लेते हैं। वैसे महेश पुनेठा का भी ये सवाल था कि क्या मुक्तिबोध की कविताएं भी गाई जा सकती हैं, और ये दोनों सवाल हम आपस में अगर आप देना चाहें तो इनके जवाब दे दीजिए दोनों के मिला के। कोशिश की नहीं है अभी तक, तो अभी तक तो मैं नहीं कह सकती कि हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन मुक्तिबोध की कविताओं को गाने की जुर्रत या कोशिश एक बार जरूर करेंगे। ऐसा कुछ हुआ तो फिर आपके साथ साझा की जाएगी। जी, ये एक प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। बॉलीवुड तो हरिमोहन शर्मा सर पूछ रहे हैं, बॉलीवुड तो साहित्य से बहुत दूर है और कविता से तो और भी दूर, तो उसका क्या रिस्पॉन्स है आपके इसको लेके? क्योंकि आपकी ये तो जोएल फिल्मों में बताएंगे भी क्योंकि ये बॉलीवुड में काम करते रहे हैं, और जी इनसे पूछना चाहिए कि बॉलीवुड के गानों में कविताएं क्यों नहीं सुनाई पड़ती। आजकल वैसे सुनाई पड़ती हाँ, हैं। आजकल कुछ कुछ मैं बॉलीवुड से उतना ज्यादा तो अभी कांटेक्ट में हूँ नहीं, बट मुझे ये जो लगता है कि क्योंकि वो एक कॉर्पोरेट सेटअप में काम होता है, और मतलब एक्चुअली मैं कैसे समझाऊं कि मतलब जो भी हाँ, जो भी कमर्शियल कमर्शियली एस्पेक्ट सेल हो सकता है कमर्शियली वही वायबल चीज होता है, उसी फिल्मों चीज को में वो लोग शामिल करते होती हैं। है। मतलब वो ऐसे नहीं सोचते कि अच्छा कविता को गाने में पिरोया जाए, या अच्छा कविता या अच्छे गाने उस हिसाब से बनाए जाए। मतलब अच्छे गाने तो बनते हैं, वैसे लेकिन भी लिरिक्स सबसे पीछे आती है एक प्रायोरिटी लिस्ट में। जब भी गाने बन रहे होते हैं तो उसमें रिदम, उसमें प्रोडक्शन, राइट। उसमें ये सब कुछ बहुत ज्यादा मतलब बहुत हैवी प्रोडक्शन होना चाहिए। गाना ऐसा होना चाहिए जो याद रह सके, उसमें एक हुक लाइन होनी चाहिए। तो इन सब चीजों में कविता कहीं फिट नहीं बैठती, ऐसा लगता है। कि वो हाँ, अगर बहुत हालांकि ज्यादा डेप्थ में चले गए तो लोग फिर समझ नहीं पाएंगे। मतलब हम्म तो मास जो जो भी पॉपुलेशन है। आसान है वो बिकता है, हाँ, तो इसी विचारधारा को अ, एक तरफ रखते हुए, इसी विचारधारा के साथ चलते हुए फिल्मों में गाने बनाए जाते हैं, और एक ढर्रा जो बन जाता है उसी के हिसाब से गीत बनते चले जाते हैं, तो राइट। उस ढर्रे पर कविताएं शायद नहीं बैठती। लेकिन हालांकि अभी मुझे जो है कि सॉरी, आप बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए प्लीज। हाँ, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो कंटेम्प्रेरी टाइम है, एटलीस्ट ओटीटीज जो है, अमेजोन, नेटफ्लिक्स वगैरह, इसमें कुछ कुछ शोज में ये लोग जैसे कि कबीर के दोहे यूज कर रहे हैं, या कुछ कुछ पुराने कविताएं जो हैं उनको भी यूज कर रहे हैं। तो कुछ कोशिश तो जारी है, लेकिन अब ये कितना दूर जाएगा, कहाँ तक वो लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये तो हमें नहीं संभावनाएं पता। बहुत हैं, और हाँ, खास तौर से अब क्योंकि जोल ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं, तो उनके आने से एक्सपेरिमेंटेशन की संभावना बहुत बढ़ गई है। तो अच्छे से अच्छा साहित्य कहानियों के रूप में भी अब हम देख सकते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आजकल कई किताबों का, कहानियों का एडेप्टेशंस रूपांतरण, हो रहे हैं, अडेप्टेशंस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे ही गीतों में भी होगा, मुझे ऐसा लगता है, होपफुली। क्योंकि हाँ, संभावनाएं तो बहुत सारी हैं। मुझे भी यही यही मैं बोलने जा रही थी, जो आपने बोला कि मुझे ऐसे दिख रहा है। शायद पहले तो आपने कहा कि जो आसान है वही बिकता है और फिल्मों को उन्हीं की जरूरत होती है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो और भी लोग होंगे इस तरीके का कोई काम करते हुए, तो जो चिन्मयी जी, जोएल जी काम कर रहे हैं, वो दरअसल एक संवेदना विकसित करने का काम तो है ही ना, कि एक दिन ये भी आसान लगने पर लगेगा। मुझे लगता है कि कोई भी कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई वेटर तो है नहीं कि वो पब्लिक की डिमांड पे काम करे, वो तो रुचि डेवलप करने का भी काम करता है। तो एक तरीके से देखें बिल्कुल। तो आप अच्छे गाने के लिए जो संवेदनाएं चाहिए उन्हें विकसित करने का, कान विकसित करने का एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और इसी टॉपिक के चल पड़ा है तो यहीं पे ले लेते हैं। बल्कि मुझे लगता है कि मार्केट भी अब इसके लिए बहुत फेवर कर रहा है, क्योंकि जो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और तरह तरह के सारे खुल गए हैं। मसान में देखिए ना कितने अच्छे से कविता यूज हुई है। बिल्कुल आजकल तो बिल्कुल। आजकल तो जी। मेरे को हिंदी कवियों की कविताएं बहुत बड़ी बड़ी मूवियों में भी दिख रही है, बड़ी प्लेटफॉर्म वाली। हम्म और जो हम्म जिसे आजकल इंटेलेक्चुअल क्लास जिन मूवीज को सबसे ज्यादा देख रहा है, उनमें तो मेरे को लगता है कि डिमांड है ही है। जैसे अभी इनका ये आया था 142 या कितना किलोमीटर मूवी, विनोद कापरी की, उसमें भी कितने अच्छे से कविताओं का कविता गाना ही उसका जो वो हुआ, इतना बढ़िया लगता है। तो वो ऐसे हुआ है, तो मुझे लगता है कि
जैसे फिर से मैं सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ रही हूँ ताकि आप 5-10 मिनट तक भी बोलें तो चलेगा। आपस में उतना फेस टू फेस जितना वो नहीं बन पाता ना, तो मैं चाहती हूँ जब आप बोलें तो बोलते चले जाएं। तो जो जोएल जी तो पहले प्रोड्यूसर थे, फिर कंपोजर और उसके बाद सिंगर बनने का जो इंडिपेंडेंट संगीत में जो आए, उसकी पूरी यात्रा भी आप बताइएगा। चिन्मय जी, आप भी कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सक्सेसफुली काम कर रही थी, तो उसकी यात्रा आप बीच बीच में अपने जवाब देते हुए बताते जाइएगा। बट मैं यही पूछ रही थी कि इंडिपेंडेंट संगीत जो है, जो हमारा टॉपिक चल ही रहा है, उसको बस सिलसिलेवार ढंग से पूछ ले रही हूँ एक बार कि पहले तो उसका बहुत बुरा हाल था कि लोग नॉन फिल्मी संगीत के लिए कोई मंच ही नहीं था। फिर धीरे धीरे उनके एल्बम बिकने लगे, उनकी सीडीज बिकने लगी, तो मार्केट बना। फिर एक बार इंटरनेट के आने से फिर वो बैठ गया पूरा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इंटरनेट उसको हेल्प कर रहा है। तरह तरह के चैनल्स या मूवीज या जो नए तरह का एक रियलिटी बेस्ड सिनेमा आने लगा है आजकल। हम करिश्मा नहीं ढूंढते हीरोज में, तो एक मुझे लगता है कि अनुकूल माहौल है। तो आज की स्थिति इंडिपेंडेंट या नॉन फिल्मी संगीत या जो आप करते हैं उनके लिए कैसी है, आपकी यात्रा, और आप इसका क्या भविष्य देखते हैं? ये सारी चीजें जैसे भी आ जाए आपकी बातचीत में। जी अच्छा जी, तो एक पहले सवाल पे मैं आती हूँ कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक की जो यात्रा है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी जो समय है वो उसके लिए एकदम अनुकूल है, क्योंकि यूट्यूब के आने के बाद और इतने सारे चैनल्स, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए, जहाँ पे नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, अपना म्यूजिक शेयर कर रहे हैं। म्यूजिक बनाना और म्यूजिक के साथ म्यूजिक वीडियोस बनाना भी आज की तारीख में बहुत आसान हो गया है। तो इसलिए बहुत सारे बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को अपना म्यूजिक रिलीज करने के। आपको अब किसी रिकॉर्ड लेबल पे डिपेंडेंट नहीं होना है। अब आपको जरूरी नहीं है कि अच्छा कोई मेरा एल्बम रिलीज करेगा तभी मैं अपना म्यूजिक पब्लिश कर पाऊंगा। आप इंटरनेट पर जाकर के किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ अपना म्यूजिक रिलीज कर सकते हैं, और नहीं तो आप यूट्यूब पे वीडियोस बना करके खुद रिलीज कर सकते हैं। तो म्यूजिशियंस के लिए, अच्छे आर्टिस्ट के लिए, बैंड्स के लिए ये एक बहुत अच्छा अनुकूल समय है। और जिस जिस इंटरनेट के आने से लोगों को लगता था कि अब तो म्यूजिक इंडस्ट्री बैठ गई है और अब कभी कुछ नहीं होगा, और सीडीज ठप हो गई है, मार्केट ठप हो गया है, उसी इंटरनेट ने ही म्यूजिक को उठाया भी है। तो ये उसकी एक अपनी यात्रा है। उसके अलावा हमारी यात्रा ये है, हमारी यात्रा में भी बहुत सारे उतार-चढ़ाव हैं जैसे कि जीवन में होते हैं। तो मैं जब काम कर रही थी कॉर्पोरेट, मैं जब एक कंपनी मैंने को-फाउंड की थी, जिसका नाम है सॉन्ग ड्यू मीडिया, मैं उसकी फाउंडर मेंबर थी, और मैं गुड़गाँव में मैंने 4-5 साल काम किया है। तो जब मैं काम कर रही थी तो म्यूज़िक से ही जुड़ा हुआ व्यवसाय था, लेकिन व्यवसाय व्यवसाय ही होता है। उसमें आप ऐसा सोचें कि इसके साथ मैं क्रिएटिव काम भी कर लूँगी, मैं गायन भी कर लूँगी, मैं अपने गीत बना भी लूँगी, तो वो करना बहुत मुश्किल है। और मैं तालमेल नहीं बिठा पा रही थी शायद, मुझे लग रहा था कि ये जगलिंग नहीं हो पा रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं सिर्फ़ म्यूज़िक में ही पूरी तरीके से उतर के आ जाना चाहती हूँ, और इसीलिए 3 साल पहले मैंने ये निर्णय लिया कि मैं नौकरी और सॉन्ग ड्यू को अब छोड़कर पूरी तरीके से संगीत और कविताओं में उतर कर आना चाहती हूँ। तो ऐसी हम सबकी अपनी-अपनी यात्रा है। जोएल की अपनी यात्रा है कि वो उन्होंने भी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक पहले किया हुआ है, काफ़ी सॉन्ग्स रिलीज़ किए हुए हैं रिकॉर्ड लेबल्स के साथ। लेकिन फिर धीरे-धीरे इस व्यवसाय में उतर कर आए, और पहले फ़िल्मों के लिए प्रोड्यूसर का काम किया, फिर धीरे-धीरे आगे बढ़कर एडवर्टाइज़िंग में जुड़े, फिर अपने गाने हम दोबारा बनाना इन्होंने शुरू किया, अलग तरीके से गानों को उठाया। तो संगीत में जैसे-जैसे हम ग्रो करते हैं, उ वैसे ही हमारी जीवन में भी यात्रा चल रही है, संगीत में भी एक यात्रा चल रही है कि अलग-अलग समय मोड़ पे पर अलग-अलग चीज़ अलग-अलग हम कर रहे हैं। अलग-अलग चीज़ें कर रहे हैं और अलग-अलग तरह का संगीत बना रहे हैं। तो वो यात्रा पिछले 4-5 सालों से चली आ रही है। हाँ, मैंने सोचा था कि जोएल जी अपना जवाब भी देंगे। आपकी यात्रा भी पूछी हाँ, ना, पहले आप फिल्म में प्रोड्यूस कर रहे थे, एड प्रोड्यूस कर रहे थे, फिर यहाँ तक आने की जो आपकी यात्रा।
हाँ, जी। मैंने जब चालू किया था तो मैं एज़ अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर फ़िल्मों में काम करना चालू किया था। तो उस वो जर्नी मतलब मैंने काफ़ी कुछ सीखा लेकिन वो मेरे लिए उतना एन्जॉयबल नहीं था। मतलब फ़िल्मों में काम करना मैंने उतना ज़्यादा एन्जॉय नहीं किया। तो उसकी वजह से मैं फिर एड में एज़ अ म्यूज़िक कंपोज़र काम करना चालू किया और वो अभी भी जारी है। तो वो तो कंटिन्यू हो रहा है और भविष्य में होपफुली कंटिन्यू होगा। लेकिन उसके साथ जो ये इंडिपेंडेंट म्यूज़िक करना तो मेरे लिए काफ़ी आवश्यक है क्योंकि वहाँ पे हम अपने तरीके के म्यूज़िक कर सकते हैं जो म्यूज़िक हमें पसंद है वो कर सकते हैं जहाँ पे कोई क्लाइंट फीडबैक नहीं है, कोई चेंजेज़ नहीं है। तो म्यूज़िक एंड पोएट्री प्रोजेक्ट के साथ-साथ मैं अपने कुछ अलग गाने भी रिलीज़ करता रहता हूँ। हर महीने 1 गाना तो रिलीज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो लास्ट 1-2 महीने से मैं कुछ ग़ज़लें बना रहा था। तो इस नेक्स्ट वीक भी मैं एक ग़ज़ल रिलीज़ करने वाला हूँ और फिर उसके बाद शायद वापस मैं कुछ मतलब लाइट इंडिपेंडेंट म्यूज़िक वापस से शुरू करूँगा। तो ये जी। मतलब आर्ट्स के काम के साथ-साथ ये इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का जो तालमेल है वो चलता रहेगा होपफुली। जी। जब मैं आप दोनों के गाने सुनती हूँ या कुछ करती हूँ, तो मुझे लगता है कि जिसे हम हार्मोनी कहते हैं, तालमेल या समन्वय या जुगलबंदी, जो भी आप कह लीजिए। मुझे लगता है पता नहीं और ज़िंदगी है क्या तालमेल के अलावा? तो मुझे लगता है पता नहीं कितनी जुगलबंदियाँ आप दोनों की हैं, आप दोनों के उसमें दिखाई पड़ती हैं। एक तो संगीत और कविता की, एक तो आप दोनों की आपस में जो बहुत ही बढ़िया है। एक ये कि आपके घर में जो माहौल था वो भारतीय शास्त्रीय संगीत का था। आप जो ट्रेंड हैं वो वेस्टर्न क्लासिकल में हैं। तो हुँ। वेस्टर्न क्लासिकल में आप ट्रेंड हैं और माहौल ऐसा था तो उस सब ने आपके व्यक्तित्व में आपके मतलब गायन में क्या प्रभाव थोड़ा-सा उसके बारे में जानना चाहती हूँ? उसमें तो काफ़ी सारा प्रभाव है क्योंकि मेरे मतलब मेरे पिता जो हैं वो काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। 8-10 इंस्ट्रूमेंट्स खुद जी। बजा लेते हैं, वो कंपोज़र भी हैं। तो उसकी वजह से जब इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक का एक बता ही बहुत रहे हैं तो बता ही रहे हैं तो नाम भी बता दीजिए। जी। हाँ, उनका नाम है मधु मुखर्जी और मेरे माता का नाम है हिमिका मुखर्जी। जी। हुँ। तो क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस थे जब मैं मतलब जब मैं छोटा था उस टाइम से ही। तो और क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि उस टाइम पे मुझे म्यूज़िक एकदम ही पसंद नहीं था। मतलब संगीत से मैं जितना दूर हो सकता था उतना होने की कोशिश करता था। लेकिन क्या होता है कि सबकॉन्शियसली आपको पता भी नहीं होगा लेकिन आप मतलब सीखना तभी से चालू हो जाता है। तो सबकॉन्शियसली आप बहुत कुछ सीख लेते हैं, तो वैसे ही हुआ। फिर उसके बाद जब मैंने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक सीखा तो वेस्टर्न क्लासिकल गिटार में मैंने ग्रेड 8 किया ट्रिनिटी कॉलेज से। तो फिर उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि क्लासिकल म्यूज़िक से मतलब अगर एक करियर बनाना है, कमर्शियल म्यूज़िक में आना है, तो उसके लिए क्लासिकल म्यूज़िक करने से वो पॉसिबल नहीं है अनफॉर्च्यूनेटली। ऐसा मुझे लगता है, शायद मैं गलत हूँ। तो फिर वो कंटेम्पोरेरी म्यूज़िक में मैंने जो भी कुछ क्लासिकल म्यूज़िक में सीखा, उसका एक इन्फ्लुएंस तो डेफ़िनिटली आ गया और फिर जितना समय और आगे चलता गया, तो फिर मुझे ये भी पता चला कि बचपन में जितने सारी चीज़ मैं सुनता था, वो इंडियन क्लासिकल में, शास्त्रीय संगीत में, तो वो सारे इन्फ्लुएंसेस भी मेरे अंदर आ चुके थे। तो फिर अभी जब मैं म्यूज़िक बनाता हूँ, तो वो सारे इन्फ्लुएंसेस एक साथ काम करते हैं और फिर कहीं पे जाके अ, समन्वय बन एक जाता है। समन्वय बन जाता है। हार्मनी बन जाती वही मुझे तो सचमुच ही लगता है कि हारमोनी का भी इतना बढ़िया एग्जाम्पल है हर तरह से क्योंकि अगर आपका कोई 3-4-5 मिनट का छोटा-सा वीडियो भी होता है, तो हुँ। उसमें कितनी तरह की हारमोनी है, बहुत तरह की। कई बार इंस्ट्रूमेंट भी तो आपके मतलब बजाने या सब कुछ और फिर उस बात का इतना ध्यान रखना कि इतना धीमा-सा सब कुछ करो कि उसका जो मुख्य भाव है वो नहीं दब जाए, तो बहुत तरह की राइट। हारमोनी से मिलती है। किसी हुँ। और संजीदा क्वेश्चन में जाने से पहले एक मैं हल्का-सा सवाल पूछ लूँ कि जब हम लोग पढ़ते-पढ़ते थक जाते हैं अपने काम करते-करते, तो हम रिलैक्स होने के लिए संगीत करते हैं, सुनते हैं या गुनगुनाते हैं। तो आप लोग का तो 24 घंटे इसी में है, गाने लिखना, बनाना, कंपोज़ करना, जिसमें 24 घंटे दिमाग में यही चलता होगा। आप थक हुँ। जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप कैसे ब्रेक हम लेते हैं? लोग घूमने चले जाते हैं कहीं पे हम पहाड़ों लोग या जंगलों में कहीं घूमने चले सुदूर जाते हैं। यात्राओं पर निकल जाते हाँ, हैं, जहाँ तक हो सकता है शहर से दूर भागते हैं, और म्यूज़िक नहीं करते हैं। म्यूज़िक म्यूज़िक नहीं करते सुनते भी नहीं, करते भी नहीं म्यूज़िक नहीं करते हैं हैं। और हमारे पास 2 बिल्लियाँ हैं, हमारे पेट्स हैं, तो उनके साथ खेलते हैं हाँ, या कुछ और करते हैं, लेकिन संगीत से दूर हो जाते हैं कुछ समय के लिए।
बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका दिमाग, आपके कान, सब कुछ थक जाता है। हाँ, फटीग हो जाता है फिर। हाँ, अभी आ गई आसान। तो शांति में जाना अच्छा लगता होगा, किसी पर्वत शांति में या जाते ऐसी, हैं, मतलब कहीं भी मेडिटेशन शांति करते जगह। हैं। हाँ बिल्कुल। तो जी। जी, तो एक बार वैसे तो आपके सारे YouTube में ढूंढो तो पूरा नाम से ही आपकी सारी सीरीज मिल जाती है, फेसबुक में भी सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर कविताओं पे बात छोड़ने से पहले अगर आप दर्शकों से कुछ कहना चाहें, ये कहाँ मिलता है या कहाँ मिलेगा, या आपके जो आप खुद से गाने लिख रही थी, खुद से कंपोज करने वाले गानों की भी आपकी 2 एल्बम आ चुकी थी पहले ना, मन बावरा और दूसरी सुनो सुनो सुन जरा, जरा, सुन जरा। सुन जरा। हाँ, ये दोनों एल्बम आपकी आ चुकी थी, लेकिन मैं ये जो कविताओं की कोई एल्बम आ चुकी है या आने वाली है, कुछ इसके बारे में कुछ बताना चाहें तो? कविताओं का तो अभी तक एक ही एल्बम रिलीज हुआ है, टाइम्स म्यूजिक के साथ जो हुआ, मतलब वो एक एल्बम नहीं था, वो एक सीरीज ऑफ सॉन्ग्स हम लोगों ने रिलीज किया है, 6 गानों का, जो टाइम्स म्यूजिक के साथ रिलीज हुआ था। और उसके बाद जो गीत हम बनाते रहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल होते हैं। तो आप चिन्मयी त्रिपाठी के नाम से यूट्यूब चैनल है, एक है जोएल मुखर्जी के नाम से उनका एक यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप जाकर सुन सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, चिन्मयी त्रिपाठी और जोएल मुखर्जी के नाम से हमारे पेजेस हैं। तो फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर आप हमें आसानी से ढूंढ सकते हैं। और जहां तक म्यूजिक रिलीज का सवाल है, तो हम लोगों ने एक पहल शुरू की, हिंदी नामा के साथ भी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हिंदी नामा के पेज पर भी आप हमारा संगीत सुन सकते हैं, जो कविताओं पर ही जी। आधारित गीत जो हमने बनाए हैं। तो अब आप अपना स्वरचित एल्बम वो भी बीच बीच में आएंगे, या वो भी बीच बीच में आप करेंगे? अभी हाँ, 2 अब तो आए थे। देखिए असल में क्या हुआ है कि एल्बम्स का समय खत्म हो गया है। एल्बम्स आजकल कोई रिलीज नहीं करता है, सिंगल्स क्योंकि रिलीज करते हैं हाँ, सभी लोग। सिंगल्स रिलीज करते हैं। और एक समय पर एक गीत, क्योंकि शायद लोगों में इतना पेशेंस नहीं है कि अब वो पूरा पूरा एल्बम सुने, और इतना लोगों के पास समय भी नहीं है। तो इसीलिए आजकल आर्टिस्ट एक समय पर एक ही गाना रिलीज करते हैं, तो हम लोग सिंगल्स रिलीज करते रहते हैं। और वो आप लोगों तक इंटरनेट पे यूट्यूब के माध्यम से या हमारे सोशल मीडिया पेजेस के माध्यम से आपको पहुंचते रहेंगे। हाँ, ये मैंने देखा कि जितना आपको सुरों की समझ है, उतना ही आपको वक्त की नब्ज पे उंगली रखना बहुत अच्छे से आता है, वो मुझे भी लगता है, काफी समय से देख रही हूँ कि, और बीच बीच में संगीत के अलावा आप लिखती भी हैं, उस पर भी हम बात करना अभी आते हैं, उस बात पे भी। मैंने देखा कि आप अपने जो समय है, कॉन्टेम्प्रेरी आज का समय, वर्तमान से एकदम तालमेल बना रहता है, और आप लोग की उस तरह की टिप्पणियां भी आती है, गानों में भी आता है। एक तो अभी आपने हाथों में पट्टियां बांध के जो अफगानिस्तान वाला वीडियो दिखा था, उसके लिए सूरत से रजनी नेगी जी का प्रश्न भी था कि उसका आइडिया कहाँ से आया, ये प्रश्न है। और इसके अलावा इसके बारे में थोड़ा सा, और साथ में उसका भी बताइएगा, एक आपकी वो लाइन अगर 2 गुनगुना भी दें, वो लोकतंत्र वाली मजेदार है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का कीड़ा, डेमोक्रेसी का कीड़ा है, एक लाइन गुनगुना भी, और ये अफगानिस्तान हाँ। वाले कैसे आपको आइडिया आया या क्या था? पूरा तो याद भी नहीं है ज्यादा गाना, बट कौन सा ये? सुनो 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 ये समय है भारी, जरा कैसे लेना, तड़की भड़की खबरों को जरा ठंडे से लेना। अरे बहुत लड़ाई लंबी चलने वाली है, अरे बहुत लड़ाई लंबी चलने वाली है। ये रायता इतना फैला है कि पुर्जा पुर्जा गीला है। मैं भी हक्का बक्का हूँ, तू भी हक्का बक्का है। ऐसे में वोटिंग जारी है, रैली पे रैली भारी है, इससे भी बच जाओ तो कुंभ की भी तैयारी है। ये डेमोक्रेसी का कीड़ा है, मुश्किल इसमें जीना है। ये डेमोक्रेसी का कीड़ा है, मुश्किल इसमें जीना है।
बस। तो ये इस तरीके से ये दिखाना था मुझे कि वर्तमान में इंटरवेंशन भी ये बहुत करते रहते हैं इस तरीके से। अफगानिस्तान के टाइम पे वो दे दिया, वो पूछ भी रही है रिजवी नेगी जी की सुपर लगा मुझे, आपके दिमाग में इसके लिरिक्स और आइडिया कैसे आया? देखिए बहुत ज्यादा हाँ, लोकतंत्र के कीड़े पे भी कुछ कहना चाहे तो जी। ये देखिए, हर आर्टिस्ट अपने समय में जो कुछ भी देखता है उससे वो प्रभावित होता है। तो हमारे समय की जो सच्चाइयाँ हैं जिनसे हम डील कर रहे हैं या जिनसे डील नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे समय में हम देख रहे हैं अपने चारों जिसके तरफ साथ मीडिया एग्री में। कर रहे हैं या जिस चीज के साथ एग्री नहीं कर रहे हैं, तो जिससे हम तो एक आर्टिस्ट होने के नाते आई थिंक ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो उसका हम प्रोटेस्ट भी उसको करें। एक्सप्रेस करें। हाँ, तो उसको लेकिन जाहिर एक करें। आर्टिस्ट प्रोटेस्ट अपने आर्ट के थ्रू ही कर सकता है। मतलब वो झंडा लेके रास्ते में नहीं निकल सकते या मोर्चा नहीं निकाल सकते। तो ये हमारे तरफ से हमारा प्रोटेस्ट था या एक जो अफगान अब क्या था? सिर्फ अफगानी तूफान नहीं, जो अफगानी हम लोग तूफान जो था। डेमोक्रेसी का कीड़ा था, तो हाँ, उस हाँ, टाइम पे हाँ। कोविड का जो सिचुएशन वो उस था, समय की सच्चाई थी और उस समय उसको की बयान सच्चाई थी, कर रहा उसके था। बावजूद भी जो भी कुछ हो रहा था, तो उस पे ये हमारा मतलब उस पर हमारी टिप्पणी हाँ, थी। और जहाँ तक अफगानी तूफान का सवाल है, तो उस समय तो हम लोग सभी उस समय क्या, अभी भी वही समय है। हम लोग सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, जो भी हो रहा है अफ़गानिस्तान में उसको देखते हुए। और न्यूज़ में जिस तरह की खबरें आ रही थी, वो सब बहुत डरावनी थी। और लेकिन हम लोग दुःख व्यक्त नहीं करना चाहते थे। हम एक अलग तरीके से अपनी सटायर के रूप में हम लोग सटायर उसको के रूप एक्सप्रेस में हम अपनी एक्सप्रेस भावनाओं करना को चाहते व्यक्त थे। करना चाहते थे। तो उसका आइडिया और लिरिक्स तो अपने आप ही आते हैं, मन में पैदा होते हैं। तो बेल बूटे की तरह खिलते हैं, कहीं से आते हैं मन में। तो लिरिक्स तो मेरे मन में आए और मैंने लिखा। फिर मैंने और जुएल ने इसको बनाया, गाने को कंपोज़ किया। और वीडियो में हम लोग कुछ अलग करना चाहते थे। तो इसलिए ये आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग वैसे दिखें जो इस वक़्त हालात हैं अफ़गानिस्तान के, और वो लहूलुहान हो रहा है। तो वो भी सटायर का एक हिस्सा था। तो लेकिन हम अब लोग ने उस गाने को शेयर करने के पहले ये भी लिखा था एक डिस्क्लेमर कि जो लोग सटायर को नहीं समझे तो बिना सटायर के डेफिनेशन पढ़ के वो गाना ना सुने, क्योंकि हाँ, किसी को अगर ऐसा भी लग सकता है कि हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं था। तो क्योंकि एक सटायर यही है जिसको एक मतलब एक कॉमिक रूप दिया जाता है। कोई भी सीरियस मैटर को भी अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसको लेके कुछ बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं या एक नाटक बना रहे हैं, तो सटायर वही होता है जिसमें वो कॉमिक रूप में और आता है। आजकल हम दिक्कत ये है कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब कि बहुत जल्दी लोगों की भावनाएँ आहत हो जाती हैं, या लोग बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, नाराज़ जल्दी हो जाते हैं और व्यक्त करने लग जाते हैं मीडिया पर। इसलिए हम लोगों ने उसको सटायर के साथ एक डिस्क्लेमर भी साथ में दिया हुआ था। क्योंकि हर बल्कि आर्टिस्ट मैं आजकल डरता भी है। दिक्कत ये है बिल्कुल कि हम कहें भी तो कैसे कहें, और ना कहें तो कैसे ना कहें, दोनों ही बातें हैं। तो ये दोनों बातें। जैसे जोएल जी ने बोला ना कि संगीत से एकदम चिढ़ते थे, लेकिन जब इन्होंने अपना काम करना शुरू किया तो वो दबावा जो सुना होता है, दबे मतलब आपकी कोशिकाओं ने आपकी जानकारी के बिना जो पी लिया है वो बाहर आता रहा। तो बिल्कुल। वही आप दोनों के व्यक्तित्व में दिखता है। चिन्मय जी के व्यक्तित्व में उनका जो साहित्य का माहौल और सब कुछ है वो दिखता है कि समय के साथ वो कैसे बाहर आता है। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है, मे बी आई एम रॉन्ग, मैंने एक चीज नोटिस की कि जनरली आप जब और कोई गाना लॉन्च करते हैं तो अब हम इस गाने का ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, काफी ज्यादा होता है। अफगानिस्तान वाला इतना नहीं भेजा आप लोग ने, क्योंकि लगातार उसमें एक हल्का सा वो सहमते कदमों से आया है फेसबुक में। हाँ, असल में वो हाँ, हाँ, वो हम लोग उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ प्रमोशन करना चाहते भी नहीं थे, क्योंकि वो वो एक बहुत ऐसे सहम वो सीरियस एक इश्यू पे बेस्ड था। हाँ, वो एक ऐसे सहमते कदमों से आपने फ्लोट किया सोशल मीडिया के उसमें, जैसे कि हम आहत हैं या डेमोक्रेसी के कीड़े में कर रहा है तो हमारा आक्रोश निकल रहा है, हमारी भावनाएं निकल रही हैं। तो अगर आप उससे जी। एसोसिएट कर सकते हो, आपकी भी निकलती हैं, उसके साथ जुड़ती हैं, तो आप तो साथ हो लो। आप अपने आप जुड़ अदरवाइज जाएँगे उससे। हाँ। अदरवाइज हम आपको जबरदस्ती हम कान पैदा नहीं कर रहे हैं जैसे बाकी नहीं, गानों। हाँ, बिल्कुल। जैसे वैसा नहीं, बाकी कभी वो भी हम गानों नहीं के होना वैसे भी चाहिए। नहीं कर पाते हैं। असल में हम नहीं, लोग खुद ही अपने आप को मतलब प्रमोट करने में या मार्केटिंग में आर्टिस्ट कच्चे होते हैं थोड़े से। तो हम लोग वैसे भी हम लोग अधिकतर एक गीतों बार ही को शेयर करते हैं, कोई भी गाना जब हम लोग रिलीज करते हैं तो एक बार या मैक्सिमम 2 बार शेयर करते नहीं, हैं, नहीं, उससे ज्यादा शेयर नहीं कर पाते। बाकी में तो ये दिखता है ना कि विनोद कुमार शुक्ल या किसी की कविता है तो दूर तक पहुंचे तो थोड़ा सा कभी हाँ, हाँ, मतलब हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, मतलब उसके तो क्योंकि हम कान लोग उस पैदा टाइम कर पे रहे हैं।
हाँ, वो कोविड के टाइम पे हम लोग ने शिव मंगल सुमन की मरघट की ज्वाला मरघट की ज्वाला भी हम लोग मरघट ने की ज्वाला, रिलीज किया हाँ था। वो जी तो वो भी एक्चुअली एक प्रोटेस्ट के हिसाब से हम लोग ने हाँ वो कविता को गाने के रूप में बनाया था, लेकिन फॉर्चुनेटली वो कविता इतने मतलब पसंद कर टाइम दी के बहुत। हिसाब से एकदम करेक्ट था जो हमें लगा हाँ था। बिल्कुल सटीक बैठी थी और वो हम्म, बहुत सारे लोगों ने इसीलिए शेयर भी की थी। हम्म, तो समय के हिसाब से जो रेलेवेंट होता है वो अपने आप आपके संगीत में या आपके आर्ट में उतर के आ जाता है। हमारे जी साथ भी वही होता है। मैं आप लोग के किसी और आयाम पे भी बात करना चाहूंगी, तो मैं कविताओं पे भी चिन्मय जी के आना चाहती हूँ। उससे पहले बस खाली मैं इतना जान लेना चाहती हूँ कि आपके कोई भी म्यूजिक से रिलेटेड कोई ऐसे अनुभव जो हमें सुनने चाहिए। वो तो मैं सीधा पूछ रही हूँ, जैसे लंदन के अनुभव, किसी इतने सारे जो आप कंसर्ट, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स में जो आप जाते हैं, तो कोई दिलचस्प वाक्य जो आप हमसे बांटना चाहें, जैसे लंदन के भी या बाकी भी। और अगर कुछ रह गया हो तो संगीत का अपने आप। उसके बाद हम कविता पे बात करेंगे। मैं पहले से बोल दे रही हूँ ताकि आप अपनी बातों में जहां भी अटराव वहां बोल सके। हुँ। फिर उनकी कविताओं पे बातें करना चाहते हैं, और एक मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगी, इसका आपका जो काम है उसका जेंडर पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगी। तो ये मैंने बता दिया। फिलहाल अभी आप अपने अनुभव। जी हमारे अनुभव देखिए हर जगह के अपने अलग-अलग अनुभव होते रहते हैं। कई बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जैसे कुंभ में परफॉर्म करना एक बहुत यादगार समय था हमारे लिए। हम लोग ने जब लंदन में परफॉर्म किया था तो इसलिए अ, बहुत ही यादगार वो समय है और बहुत ही एक्साइटिंग था क्योंकि हम लोग पहली बार विदेश यात्रा पर परफॉर्म कर रहे थे। म्यूजिक एंड पोएट्री प्रोजेक्ट उस टाइम बना ही था, बल्कि एल्बम भी शायद उस टाइम रिलीज नहीं हुआ था या हम्म, होने वाला था। होने वाला था। तो हम लोग पहली बार एज अ बैंड हम लोग यात्रा पर थे और वहाँ पर जो अनुभव हुआ वो ये कि 1-2 जगहों पर जहाँ पे हम लोगों ने परफॉर्मेंसेस किए, जहाँ पर बहुत सारे नॉन इंडियंस थे, हम्म, बहुत सारे फॉरेनर्स थे। लेकिन और हम लोगों को लग रहा था कि यहाँ तो हमारा म्यूज़िक बिल्कुल भी परफ़ॉर्म करने लायक नहीं है क्योंकि लोगों को क्या ही समझ में आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हम लोग बहुत सरप्राइज़ हो गए थे क्योंकि अ, जहाँ तक हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा लोगों को समझ में भी आया, लोगों ने एप्रिशिएट भी किया। और क्योंकि वही है कि भाव उतर के आ जाता है। जिस भी तरीके से आप परोस रहे हैं संगीत के माध्यम से और आप अगर एक्सप्लेन करते जा रहे हैं साथ में, तो लोग कबीर को भी ऐसे सुनते हैं जैसे वो इंग्लिश में गाया जा रहा हो और उनको समझ में आ रहा हो। तो ये एक बहुत अनोखी बात लगी थी। इसके अलावा हम लोगों ने जब काला घोड़ा फेस्टिवल में परफ़ॉर्म किया था वो वो बहुत काफी बहुत काफी यादगार था। मजेदार था। खुले आसमान के नीचे परफ़ॉर्म करने में जो मज़ा आता है, जो आनंद आता है वो और वो काफी टाइम हो गया कि हम लोग नहीं कर पा हाँ, रहे। वो हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं हम्म, इस समय क्योंकि ऑनलाइन परफ़ॉर्मेंसेज़ में वही एक जो एक माहौल है वो नहीं मिलता है, लिमिटेशन होता है क्योंकि एनर्जी नहीं आप मिल जो पाती, ऑडियंस है उनके साथ वो इंटरैक्शन नहीं हो इंटरेक्शन नहीं पाता कर है। पा रहे हैं, और एक परफॉर्मेंस का वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो ऑडियंस इंटरेक्शन होते हैं उसी से आपको और भी इंस्पिरेशन मिलती है। तो ये कुछ यादगार सफ़र जो हमारा रहा है, अभी तक बहुत लंबा सफ़र तो रहा भी नहीं है, पर उसके कुछ कुछ मोमेंट्स और कुछ पल बहुत यादगार रहे हैं। और इसके अलावा आपने जो दूसरा सवाल पूछा वो था कि अम, दूसरा आपका क्या सवाल था? मैं भूल रही हूँ, सॉरी। पहले तो ये था कि संगीत में जो भी दिलचस्प कोई भी इवेंट आप बताना चाहेंगे वो बताइए। जी, फिर वो तो उसके बता बाद दिया। हाँ ठीक है। तो उसी यात्रा, उसके बाद जेंडर पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे। उसके बाद पहले संगीत यात्रा में कोई भी अगर आपके रास्ते में चुनौतियां आई या सफर कितना आसान आपका रहा, वो चुनौतियां कोई आई हो, उतार चढ़ाव, तो वो शेयर कर दीजिए दोनों। जी चुनौतियाँ तो देखिए किसी भी यात्रा में आती हैं, कोई भी व्यक्ति जो भी काम करता है उसके अपनी अपनी चुनौतियाँ होती ही हैं, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में क्यों ना हो। तो हमारी अपनी चुनौतियाँ हैं, चाहे वो इससे जुड़ी हो कि बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स जो खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो खरीदना चाहते हैं, वो हम नहीं खरीद पाते हैं, चाहे जगह का अभाव हो, चाहे चाहे और चाहे कोई भी, फाइनेंशियल हाँ, कोई कंस्ट्रेंट्स भी हो, आर्ट को लेके अगर उसको करियर बनाना है तो वो बहुत ही एक मुश्किल, बहुत मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल चीज है, और उसमें बहुत ही पेशेंस और परसिवियरेंस की जरूरत है। हाँ, और आप क्योंकि हर दिन आर्ट हाट आपको सीखना पड़ता है, हर दिन आपको अपग्रेड और अपडेट होना पड़ता है कि आसपास में क्या हो रहा है, प्रैक्टिस होनी चाहिए।
तो और क्योंकि हम लोग अपने गाने, ये जो म्यूजिक एंड पोएट्री प्रोजेक्ट भी है और दूसरे इंडिपेंडेंट गानों भी है, तो उसको हम बनाते जाते तो उसमें हमारा एक फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट भी होता रहता है। और क्योंकि इंडिपेंडेंट म्यूजिक से एज सच जो कोई मतलब आमदनी का हाँ, जरिया अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक से आप अपना अपनी घर चलाएंगे तो घर वो चला पॉसिबल नहीं पाएंगे, है। तो वो बहुत मुश्किल है। आज की तारीख में भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको फाइनेंशियली सस्टेन करना काफी मुश्किल है। राइट, तो ये उसके अपने कुछ ना कुछ उसका चैलेंजेस हैं। संघर्ष है जो चलता रहता है। लेकिन उसके अलावा एक ये भी है क्रिएटिवली कि आप क्या करना चाहते हैं और लोग आपसे क्या उम्मीद करते हैं। इसमें हमेशा एक एक बैलेंस बना द्वंद, के आपको चलना पड़ता है, जो एक द्वंद चलता जिस रहता तरीके है। की गाने हम लोग बना रहे हैं, क्या इसका कोई भविष्य है, नहीं है, क्यों बना रहे हैं, सिर्फ जी। अपने लिए बना रहे हैं या किसी दूसरों के लिए भी बना रहे हैं, तो वो सब चिंताएं चलते रहता अनुमान तो था ही, पर आपने बताया भी, क्योंकि अगर इस म्यूजिक की डिमांड बढ़ भी रही है, फिर भी वो एक मुहिम ही है जो मेनली आपके सामाजिक सरोकार की आग से ही उसको तपना है मेनली। तो क्योंकि मेरे ख्याल से जो ये सब मूवीज बना भी रहे हैं, वो खुद सरोकार से जुड़े वो लोग हैं जो कम बजट में काम कर रहे होते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से लोकतंत्र आजकल है भी उन्हीं पैरेलल लोगों के ही हाथ में सारा, तो वो एक दूसरे को शायद बहुत दे नहीं सकते। हाँ, उनकी सबकी कलाएं सपोर्ट करती हैं, और शायद एक दिन ऐसा आएगा कि एकदम से लॉ अपने आप भड़बड़ा के ऊंची हो पड़ेगी, पर अभी चैलेंज है। उम्मीद यही है, बिल्कुल। हाँ, मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि अब धीरे धीरे अब तो जो मूवीज आज से 4-5 साल पहले बड़े मजे से हम लोग या हमारे स्टूडेंट लोग देख लेते थे, आजकल तो वो हम 15 मिनट भी नहीं देख पाते हैं। तो संवेदनाएं तो तैयार हो रही हैं, बदल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं जी। उन फिल्म्स को अब आप एंजॉय नहीं कर सकते जो 90s में या 2000 में आप बड़े आराम से देख लेते थे और बड़ा एंजॉय करते थे, थिएटर में जा जाके देखते थे। अब तो घर में भी कोई दिखाए तो नहीं देखना पसंद करते हैं। तो सेंटिमेंट्स तो चेंज हो रहे हैं, लोगों के पब्लिक का सेंटिमेंट चेंज हाँ, हो तो रहा है। आशीर्वाद चेंज हो रहे हैं, तो अभी एक समय शायद ऐसा आ सकता है जब सारी कलाओं को एक दूसरे की जरूरत पड़े और वो उस हालत में भी हों, तो उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम शिवी का भी क्वेश्चन है, 2-3 और उनका भी क्वेश्चन है, स्वरचित कुछ सुनाइए आप। तो उस पे तो जब भी आपका मूड होगा, क्योंकि आप बाद में भी सुनाने वाले हैं, तो हम तो एकदम एवर रेडी हैं, लेकिन वो आप अपने मूड के हिसाब से करेंगे जब आपका मन हो। लेकिन फिलहाल आप मुझे अपनी थोड़ा सा, आपकी कविता की किताब एक आने वाली है, पहले तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, वाणी प्रकाशन से शायद आ रही है। और क्या वो वाणी प्रकाशन वाली किताब है? इनके परिचय में एक लाइन जोड़ दो, ये उस किस्म की लड़की है किस किस्म की, जो इन्होंने वो कविता में लिखा है। तो जो वो कविता में वो स्त्रियां हैं, वो आपकी इस किताब की कविता में शामिल है क्या? शामिल है, आई थिंक। हाँ, बिल्कुल शामिल है। नहीं, मतलब आप उस कविता के बारे में पूछ रहे हैं कि वो शामिल है कि नहीं? हाँ, वो भी है क्या उसमें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। तो एक इनकी वो कविता है, मैं फेसबुक में शेयर भी कर दूंगी उसे, बाकी जितना उनको जिक्र, क्योंकि चिन्मयी जी इतनी सारी कविताओं में से जो जिक्र करना चाहें वो करेंगी, वो कविता मैं शेयर कर दूंगी लेकिन बाद में। तो आप थोड़ा सा मुझे अपनी कविताओं के बारे में, अपनी साहित्यिक जो आपका व्यक्तित्व है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। और एक तरफ से साहित्य का बैकग्राउंड है, एक तरीके से आप शास्त्रीय संगीत से ट्रेंड हैं, और आज आपका मेन करियर भी वो है। दूसरी तरफ किया आपने एमबीए से पहले क्या किया था आपने? मैंने कॉमर्स की पढ़ाई की थी। मैंने जो भी पढ़ाई की है उसको बाद में जाके सब बदल दिया मैंने। इसीलिए शायद आप सारी चीजों की नब्ज में भी हाथ रख पाती हैं। और आपने क्या किया था जोयल जी? क्योंकि आपको मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा था हाँ, कॉलेज में। इंग्लिश लिटरेचर। तो कविताओं के बारे में आप अपने साहित्यिक आयाम, व्यक्तित्व के बारे में और कविताओं के बारे में थोड़ा सा। गाने तो आप भी लिखते हैं ना जोयल जी? जी नहीं, सॉरी जी नहीं, मुझे लिखना नहीं आता। उसके लिए चिन्मयी है। तो जब मैं कोई नया कॉम्पोजिशन बनाता हूँ तो मैं फिर उनसे वो शेयर कर लेता हूँ कि आप कुछ लिखिए। मैं बेसिक थॉट शेयर कर देता हूँ, बेसिक जो सेंटिमेंट है, फिर उससे ज्यादा मुझसे नहीं होता। हाँ, लक्की, भाग्यशाली हैं आप, एक सोचता है दूसरा उसको साकार कर देता है जी। जी, तो कविताएं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि घर में माहौल था और इसीलिए शायद कविता और कविताओं के लिए प्रेम और कविता से सरोकार मुझे अपने माता पिता से ही मिला है।
घर के माहौल से मिला है। तो अभी तक मैंने जितनी भी हिंदी में कविताएं लिखी हैं उनका कंपाइलेशन वाणी प्रकाशन से थोड़े समय में आने वाला है। और कविताएं भी मैं उसी तरीके की लिखती हूँ जो जो मैं हूँ। हर आर्टिस्ट मेरे ख्याल से जो वो है उसी तरीके का आर्ट को पैदा करता है। तो मेरी कई कविताओं में विद्रोह झलकता है, कई कविताओं में फेमिनिज्म झलकता है, और वो जो एक कविता है जिसका आपने जिक्र किया वो उसी तरह की कविता है। जी तो मैं आपको एक कविता अपनी सुना देती हूँ अभी, जो मेरे सामने खुली जी हुई है। जी जी। कविता का शीर्षक है महाकुंभ। हम्म। फिर आया कुंभ 12 बरसों के बाद, हजारों करोड़ों लोगों के अब धुल जाएंगे पाप, मिट जाएंगे सारे विकार, शांत होंगे संताप। क्या पाप किया था गंगा ने जो उसे मिला ये श्राप, जो रो रो कर मैली हो होकर धोए तुम्हारे पाप, और फिर जुट जाओ तुम उन्हें संजोने में, कि फिर आएगा कुंभ 12 बरसों के बाद। कितने जले दशानन, कितनी बार जली होलिका, भीतर बैठा रहा भीतर बैठा रहा दशानन, हंसता है हर बार। हर साल चढ़ेंगे धतूरे भांग और शराब, और शंकर करेंगे विषपान, ढोएंगे देवताओं का अभिशाप। ना मिटेंगे द्वेष, ना भोग, ना विलास, और टूटेंगे संकल्प तुम्हारे जैसे कच्चे कुंभ। एक नदी और भी थी जो बहती थी शांत होकर मन के भीतर, बहती थी लेकर तेज अपार। वो नहीं रही जब, तो कौन धोए विकार, कौन मिटाए संताप। अब कुंभ आते हैं जाते हैं, और तमस से भरे कुंभ कुंभ में लेते हैं स्नान। और गंगा करती है प्रतीक्षा उस दिन की, कि जब फूटेगा ये महाकुंभ विराट, और टूटकर बिखरेगा घना अंधकार। बजेगा शंखनाद और ज्वाला सी बहेगी ये नदी फिर एक बार, लौमान कुंभों से जलती उजली धार। ये थी कविता। बहुत बढ़िया। कविता तो आपकी बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा आप बताइए भी साहित्य के यात्रा के बारे में अपने। आप तो कहानियां भी लिखती हैं मेरे ख्याल से, तो बहुत कुछ लिखती हैं। गाने मैं तो आपके एल्बम के सारे आपने खुद ही लिखे थे। तो जी, तो लिखने में ये सारी विधाएं आ जाती हैं। पहले मैंने कविताओं से ही शुरुआत की थी। बचपन से कविताएं लिखती थी, पहले इंग्लिश में लिखती जी थी, फिर हिंदी में लिखने लगी, और फिर गाने अपने कंपोज करने लगी, तो वो एक अलग गीतों की यात्रा शुरू हो गई। जहाँ तक इसके अलावा सवाल है, तो पिछले 1 वर्ष से मैं अपनी ये कविता की किताब कंपाइल करने में लगी हुई थी, और साथ में और वाणी प्रकाशन ने कहा कि वो इसको पब्लिश करना चाहते हैं, तो ये अब आने वाली है। लेकिन पिछले 1 साल से मैं कहानियां भी लिख रही हूँ जो OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ अभी प्रोसेस में है। तो वो कहानियां अगर साकार होती हैं, अगर वो टेलीविजन पे आती हैं, तो वो एक अलग यात्रा शुरू हो जाएगी। शॉर्ट स्टोरीज लिखती हूँ मैं, और OTT के लिए कहानियां अभी लिख रही हूँ। तो वो एक और धारा है जो शुरू हो गई है। तो OTT देखिए, का इंस्पिरेशन आपको कहीं पे भी आ सकती है, और वो कोई भी रूप ले सकती है। वही इंस्पिरेशन गीतों के रूप में आ जाती है, कविता के रूप में आ जाती है, या वही कोई कहानी का रूप ले लेती है। तो ये सारी उसकी धाराएं बन जाती हैं। तो जो आपको साहित्य रचना से भी हमें एक तरीके का संतोष मिलता है, और एक तरह की हमें वो मिलता है संतोष म्यूजिक से भी। तो आप मुझे इन दोनों कलाओं के बीच का कोई संबंध बताएंगे कि दोनों से मिलने वाला जो रचनात्मक तोष है उसमें क्या फर्क होता है, या एक बेचैनी जब आप रह जाते हैं, कोई जैसे कोई सुर पकड़ ना आ रहा हो, तो कहानी और कविता में भी होता है ना, जैसे संगीत में होता है। तो उन हम्म। अनुभव को थोड़ा सा। हाँ, वो तो हर आर्टिस्ट का एक स्ट्रगल हमेशा चलता ही रहता है कि आप कुछ पैदा करना चाहते हैं और वो पूरी तरीके से आप कंसीव नहीं कर पाए हैं,
तो तब तक आपके भीतर इतना द्वंद चलता रहता है, इतना संघर्ष चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है एक तरह की। लेकिन जब वो संघर्ष पूरा होता है और आप किसी कविता को या किसी गीत को जन्म दे देते हैं, तो जो सैटिस्फैक्शन मिलता है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम शायद उसी के लिए जीते हैं, वही क्रिएटिव बिल्कुल सैटिस्फैक्शन है जिसके लिए हर जी आर्टिस्ट बिल्कुल जिंदा रहता है। तो अ, वो तो एक हमेशा प्रक्रिया चलती ही रहती है। बल्कि अभी इस समय भी मैं एक कविता नहीं, एक कहानी लिखने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, जो मैं पिछले 4 हफ्ते से कोशिश ही कर रही हूँ। मैं लिख नहीं पा रही हूँ पन्ने पर, वो तब तक उतर कर नहीं आती जब तक वो आपके भीतर पूरी नहीं उतर जाती है। और मेरे ख्याल से जोएल एग्री करेंगे कि उनके साथ भी गाने में यही होता है, राइटर्स ब्लॉक जिसको आप कहते हैं, या म्यूजिशियंस ब्लॉक भी वही कंपोजर्स होता ब्लॉक होगा, वही होता है। वही होता है। जी तो जब तक वो उतर के नहीं आ जाता भीतर आपके पूरे, तब तक आप उसको उतार नहीं पाते हैं कागज पे, या एक रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। तो वो तो एक सतत प्रक्रिया है, चलती ही रहती है। हर दिन का अलग अलग संघर्ष आपके भीतर चलता रहता है। जी मैं ऑडियंस से वो गुजारिश करूंगी कि अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो वो आप पूछ लें। हम कार्यक्रम को अंत की ओर ले जा ही रहे हैं, तो मैं 2-4 और मिनट बात करके फिर इनको इनके गाने के लिए मैं इनसे निवेदन करूंगी। तो अगर आप लोग के कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो कृपया पूछ लें। चिन्मयी जी, मैंने आप लोग से पूछा था कि जो आपका फील्ड है उसमें जेंडर जी पर्सपेक्टिव की जैसे स्त्री होने के नाते किसी को कोई दिक्कत आती है या नहीं आती, या जब आप अपने जवाब में शामिल करेंगी तो वो भी शामिल कीजिएगा साथ में कि जैसे आप दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। अगर आप अकेले कर रही होती तो मतलब वो जो जगह बनाना, स्पेस बनाना, या मे बी ऑड आवर्स में कहीं जाना पड़ता हो या अप्रोच करना पड़ता हो, तो फिर वो एक अलग तरह का माहौल होता। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि जेंडर पर्सपेक्टिव क्या है इस एरिया का। हाँ, जेंडर जेंडर पर्सपेक्टिव देखिए, जैसे हर फील्ड में है वही सारी बाधाएं इसमें भी हैं। शायद इस फील्ड में थोड़ी और ज्यादा हैं, क्योंकि और ये जो एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जी, आप कुछ कह रही हैं? बस मैं इतना ही कह रही थी, क्योंकि इस क्वेश्चन को तो जवाब देते हुए तो आप ध्यान रखेंगी, क्योंकि ऑनलाइन सिनेरियो तो खाली 1-2 साल का है, वो तो हमेशा रहता नहीं, उसमें तो जेंडर का डिफरेंस कम हो गया है थोड़ा। तो पर हम तो फील्ड में काम करना होता है ना मेनली, तो जी सॉरी। हम्म, बिल्कुल। हाँ, तो एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल पाना इस फील्ड में बड़ा मुश्किल है, आसानी से मिलता नहीं है। तो इसलिए भी बहुत लोग कतराते हैं म्यूजिक को अपना प्रोफेशन बनाने के लिए। बहुत बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है आपको। और जीविका चलाना भी मुश्किल हो जाता है। कई आर्टिस्ट इसलिए भी जॉब करते हैं, कोई और काम साथ में करते रहते हैं, वो म्यूजिक को फुल टाइम प्रोफेशन नहीं बना पाते। और उसमें लड़कियां भी शामिल हैं, लड़के भी शामिल हैं। खास तौर से लड़कियों के लिए जो है वो, देखिए हर जगह बैरियर्स जो हैं वो म्यूजिक में भी हैं। ग्लास सीलिंग हर जगह है। आप देख लीजिए बॉलीवुड में कितनी कंपोजर्स हैं जो फीमेल कंपोजर्स हैं, कितनी विमेन कंपोजर्स हैं, या कितनी लिरिसिस्ट हैं जो विमेन लिरिसिस्ट हैं, बहुत कम है, नाम मात्र को हैं। अभी पिछले 3-4 वर्षों में आप थोड़ा सा बदलाव देखने लगे हैं कि विमेन डायरेक्टर्स दिखने लगी हैं थोड़ी ज्यादा, और कंपोजर्स भी नजर आने लगी हैं, लिरिसिस्ट भी नजर आने लगी हैं। लेकिन उसके पहले तो नाम मात्र के लिए कुछ था। तो ग्लास सीलिंग हर जगह है, बैरियर्स हर जगह हैं। आप उनसे कैसे हैंडल करते हैं, कैसे डील करते हैं? एक बात है कि इस फील्ड में यह है कि अगर आप में टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपका टैलेंट ही बोलता है। फिर उसके बाद आप चाहे आदमी हो, औरत हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो बियॉन्ड द पॉइंट आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप में टैलेंट है तो हो सकता है आपको थोड़ी मशक्कत ज्यादा करनी पड़े, थोड़ा सा अपने आप को प्रूव ज्यादा करना पड़े, लेकिन फिर आप कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब आपका कहना है कि चुनौतियां थोड़ी बढ़ जाती हैं स्त्री होने से, पर ऐसा नहीं है कि असंभव हो। बिल्कुल, आ, बिल्कुल। और क्योंकि बाकी मुझे जोएल तो का क्या लगता है पॉइंट कि ऑफ व्यू आप, है? हाँ मैं भी, जी। उनका भी जानना है मुझे, और आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर आप बिल्कुल अकेले कर रही होती सारी चीजें मैनेज एकदम, तो आपको आपके हुँ। स्ट्रगल बढ़ते हैं ना फिर, बीइंग अ वीमेन ओनली, मैं पूछ रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल मेरे स्ट्रगल्स बढ़ते, और मेरे लिए तो क्रिएटिव स्ट्रगल भी बहुत होता, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं कंपोज़र हूँ। और आपको गाने को एक
गाने में तब्दील करने के लिए प्रोडक्शन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो वो काम जोएल करते हैं मेरे लिए। जैसे मैं इनके लिए लिखने का काम करती हूँ, ये मेरे लिए प्रोडक्शन का भी काम करते हैं। तो हम लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं क्रिएटिवली, एक बात तो ये है। और दूसरी ये है कि बहुत सहयोग रहता है। एक ही फील्ड में होने से आप हमेशा हर तरह की बातें डिस्कस कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी स्ट्रगल्स जो भी आप फेस कर रहे हैं, जो भी परेशानियां फेस कर रहे हैं, उसमें आप हमेशा दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं। और हमेशा एक सहयोग और साथ बना रहता है। तो वो तो बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई साथ देने वाला हो इस फील्ड में। चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपको फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप नहीं कर सकते। जी। तो फैमिली ने तो पूरा सपोर्ट किया होगा आपको ना, जब आपने ये डिसीजन लिया दोनों ने? और जी, जोएल फैमिली में तो बहुत खुश हैं लोग, क्योंकि वो तो मेरे माता-पिता तो हमेशा से चाहते थे कि मैं संगीत में ही जाऊँ। उन्होंने बचपन में मुझे डाँट-डाँट के ही शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए भेजना शुरू किया। उस समय मुझे कोई रुचि नहीं थी संगीत में। और जोएल को भी विरासत में मिला है, और इनके तो माता-पिता बहुत ही खुश हुए होंगे जब इन्होंने इसको ही अपना अ, इसको ही अपना करियर करियर बनाया। बनाया। तो उसका तो ख़ैर हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। हम लोग की घर से पूरा सपोर्ट है जी। दोनों तरफ से। हाँ, तो आपको चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बहुत फ़ेवर में भी जाती हैं, तो ये सोच के हमें बहुत बहुत सारी चीज़ अच्छा लग रहा है। पॉज़िटिव भी। योगेंद्र आहूजा जी हाँ, बिल्कुल। ये वो मैसेज भेजा है कि दोनों मतलब यादगार अनुभव रहा है। उनकी खुद एक कहानी है मर्सिया, जिसमें संगीत की बारीकियों की बहुत ही बढ़िया चर्चा हुई है। तो अचानक से मुझे अच्छा। ये याद आ गया। तो फिर अगर हमसे कुछ भी छूटा हो जो आपकी यात्रा में इम्पोर्टेंट हो, तो आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए। फिर मैं आपसे पूछूँगी कि आप दर्शकों को, ख़ास तौर से चैनल वैसे युवाओं के लिए है मेनली, तो युवाओं हुँ। को क्या आप संदेश देना चाहेंगे ये? और इसके अलावा कुछ भी कोई आयाम व्यक्तित्व का आपका जो हम आपको पूरा मुकम्मल जानना चाहते हैं। तो आपका कोई भी ज़िंदगी का कोई फ़ेज़ या व्यक्तित्व का ये आयाम, या बचपन से लेके अब तक का ज़िंदगी का कोई फ़ेज़ कुछ महत्वपूर्ण हो आपके पास, तो कृपया शेयर कीजिए। लोग आपके ना, एक तो आप दोनों की आपस की जो तालमेल है, एक एनर्जी, एक जो पूरा अपीयरेंस आपका है, और एक आपकी आवाज़, सब में लोग इतना खो गए हैं ना, उनके सवाल बैठ गए हैं एकदम प्रोजेक्ट सारे देखते हुए। और मुझे जोएल जी के तो चेहरे में हमेशा ये कितनी सूदिंग मुस्कान रहती है कि मुझे लगता है अभी ये कोई सूफी गाना गाएँगे। एकदम। और जब चिन्मयी जी भी गाती हैं तो लगता है कि सुर लग गए, कहीं आसमान के बादलों से, बारिश से कहाँ-कहाँ से सुर बैठ गए इनके, अभी इन्हें पता नहीं है कि हम भी हैं। तो पूरा करिस्मेटिक लगता है आपका जो अपीयरेंस ही है ना एकदम से। और मुझे लगता है उसके प्रभाव में सब दर्शक शांत बैठे हुए हैं, कोई क्वेश्चन अभी उनके उठ नहीं रहे। उनको ये लग रहा है अभी तो हम देखने का लुत्फ ले लें, देखने और सुनने का बटोर लें मौका, बाकी चीज़ें तो हम गूगल में और यूट्यूब में ढूँढ ही लेंगे। तो यही मेरे को पूछना है आपसे। जी। कि जी। अगर कुछ छूट गया हो तो वो हाँ, मुझे एक ये भी पूछना था कि आपकी पूरी जीवन यात्रा में, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे संगीत के स्तर पे, चाहे साहित्य के स्तर। आपकी वॉइस नहीं आ रही है रश्मि। हेलो? अच्छा। हाँ, हाँ। तो मैं हेलो? पूछ हाँ, आपकी जी। ज़िंदगी में चाहे आपके संगीत या किसी आयाम में कभी कोई ऐसे पल आए हों जो काफ़ी, जो जिसमें आदमी मतलब डिप्रेसिव से या कुछ डाउनफॉल्स जैसे आते हैं, कि जब आपके अपने आप को कंपोज़ रखना, अपने आप को सँभालना, अपने मोटिवेशन लेवल को बनाए रखना मुश्किल हुआ हो आपके लिए? तो वो हम जानना चाहेंगे। अगर मतलब जो भी शेयर करने लायक हो अगर उनमें से कुछ? हाँ, ऐसा बहुत बार समय आया है। मेरी अपनी ज़िंदगी में तो ऐसा कई बार हुआ है जब मुझे बहुत डिप्रेसिव फ़ेज़ेज़ से गुज़रना पड़ा।
लेकिन एक जो बात मुझे याद आ रही है वो भी ये कि जब मैं पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करना चाहती हूँ, किस करियर में जाना चाहती हूँ। और वो जो एक मेंटल स्ट्रगल है, जिससे आप जूझते रहते हैं, वो आपको बुरी तरीके से तोड़ के रख देती है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि आप अंधेरे में बिना टॉर्च के आप कहीं पे फँस गए हैं। तो वो एक दौर था जो मुझे याद आता है कि जिस समय मैं बहुत डिप्रेस्ड थी और अ, उससे निकलने का मुझे कोई ज़रिया समझ में नहीं आ रहा था और इसीलिए शायद मैंने कुछ अपनी पढ़ाई में भी कुछ ऐसे निर्णय लिए जो अब मैं सोचती हूँ कि मुझे कुछ और करना चाहिए था। ये नहीं चुनना चाहिए था, कोई और सब्जेक्ट चुनना चाहिए था वगैरह-वगैरह। तो वो सब लोग अपने-अपने तरह की गलतियाँ करते हैं और फिर उनसे जूझते हैं। तो वो एक मुझे समय याद आता है। फिर वही फ़ेज़ दोबारा जब आया जब मैंने म्यूज़िक चुनने का निर्णय लिया कि मैं अब नौकरी नहीं करना चाहती हूँ, मैं म्यूज़िक चुनना चाहती हूँ। तो लेकिन उस समय में मेरे पास जोएल का सहयोग था। तो मुझे उनसे काफ़ी सहूलियत रही और एक तरीके से एक मेंटल और इमोशनल सपोर्ट मिल गया था मुझे। लेकिन ये 2 दौर ऐसे रहे हैं जो काफ़ी डिप्रेसिव रहे हैं और बहुत रेस्टलेसनेस रही है, बहुत छटपटाहट रही है अंदर तक और उनसे बाहर निकलने के लिए बहुत संघर्ष भी करना पड़ा। आई थिंक कोई भी क्रिएटिव इंडिविजुअल के लिए ये डिप्रेशन या एंजाइटी बहुत ही कॉमन चीज़ है। जी। आज के दिन में तो और भी कॉमन हो गए। दुःख की बात ये है कि ज़्यादातर लोग इसको लेके बात नहीं करते हैं, इसको टैबू सब्जेक्ट समझते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि अरे! अगर किसी को थोड़ा-सा इमोशनल प्रॉब्लम हुआ, तो उसका मतलब वो पागल हो गया। अगर किसी से आप बोले कि काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, तो वो लोग भी सोचते हैं कि अरे! क्या मैं पागल हूँ क्या? तो ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है, ये सभी लोगों को होता है, आज के दिन में ज़्यादा हो रहे हैं और क्रिएटिव इंडिविजुअल्स को और भी ज़्यादा और होते हैं ज़्यादा क्योंकि होता है। जो चाहे वो संगीत हो या सिनेमा मेकिंग हो या डांसर हो, किसी भी क्रिएटिव फील्ड हो, तो उसमें जो चीज़ आपको काम करने के लिए हेल्प करती है, जो क्रिएटिविटी जो होता है, वही आपका डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी का भी कारण होता है। क्योंकि जब आप वो आर्ट को लेके आप कमर्शियलाइज़ कर रहे हैं, चाहे वो आप एडवर्टाइज़िंग में काम कर रहे हैं या फ़िल्मों में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर आपको कॉन्स्टेंटली एक मतलब एक अथॉरिटी फ़िगर है, वहाँ पे वो क्लाइंट है, तो आपको शायद बार-बार चेंजेज़ आ रहे हैं या आपको आप जो कर रहे हैं वो दूसरों को पसंद नहीं आ रहा है। तो उसके कारण में काफ़ी सारे ऐसे डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी के प्रॉब्लम्स होते हैं। मुझे भी हुए हैं, काफ़ी टाइम हुए हैं। तो इसका वही है कि आपको जब भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको किसी के साथ एक ट्रेन्ड प्रोफ़ेशनल के साथ बात करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है और फिर उसका मतलब उसको सुलझाना चाहिए। अगर आप ये नहीं करें, तो वो काफ़ी सीरियस हो सकता है फिर। उसी की वजह से बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं बहुत जल्दी क्योंकि ये सीवियर फ़ील्ड डिप्रेशन में चले हाँ, जाते सीवियर हैं। डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि ये फ़ील्ड ईज़ी नहीं है। अगर कोई भी समझता है कि सिर्फ़ इंस्टाग्राम में या फ़ेसबुक में एक वीडियो अपलोड करने से वो फ़ेमस हो जाएगा, तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर बहुत मुश्किल है। तो उसी के लिए रियाज़ किए जाना और प्रैक्टिस और पेशेंस रखना, परसिवियर करना, जो भी अगर नहीं हो रहा है तो भी करते जाना। तो ये डिप्रेशन वग़ैरह बहुत ही कॉमन चीज़ है और अगर कोई इसको लेके सोच नहीं रहे हैं, तो काफ़ी गलती कर रहे हैं। जी, तो एक तो रजनी नेगी जी का ये है कि आप दोनों का कोई पसंदीदा कविता या गीत हो तो वो गुनगुनाना आपकी इच्छा है तो गुनगुना सकते हैं, वरना आप गा ही रहे हैं अंत में। और एक आप हमारे युवाओं को संदेश दे दीजिए, कोई भी आप अपनी तरफ से जो देना चाहें। और उससे पहले मैं जोएल जी से जानना चाहूँगी क्योंकि उनकी कम सुनने को मिला अभी बाद मैं बात जी। कम ही मैं करता हूँ। जोएल जी से जानना चाहूँगी, आप चिन्मयी जी से हाँ। आप इसीलिए मैं आपसे पूछूँगी कि आप लोग मिले कहाँ? थोड़ा-सा आप जब सारी अ, जुगलबंदियाँ हो गई वेस्टर्न क्लासिकल, साहित्य, संगीत तो आप दोनों पे भी हो जाए थोड़ा-सा। जी। हम लोग हाँ। पहली बार जो मिले थे वो कोलकाता में मिले थे क्योंकि मैं ओरिजिनली कोलकाता से हूँ। तो हुँ, उस टाइम पे मैं ब्रिटिश काउंसिल के साथ काफ़ी काम करता था, म्यूज़िक वर्कशॉप्स वग़ैरह करता था। हुँ। और उसी टाइम पे वो उन लोगों ने एक अवार्ड सेरेमनी किया था, यंग एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड, जिनके लिए जी, आई जी। थिंक चिन्मयी भी एक नॉमिनेटेड थी। तो जब वो सॉन्ग ड्यूब जो कंपनी वो चलाती थी, तो उस टाइम पे उस कंपनी के साथ वो थी और हुँ। उसी टाइम हम लोग मिले थे। फिर मुझे काफ़ी
इंटरेस्टिंग लगा था कि जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक को लेके वो लोग काम कर रहे थे। और फिर वो मन बावरा जो एल्बम निकला था, तो उसी में वो मन बावरा वाला सॉन्ग मैंने प्रोड्यूस किया था। मतलब ऐसे ही, मतलब ठीक है। कोलकाता में जो हमारी छोटी सी मुलाकात हुई थी उसको हाँ। हमने आगे बढ़ाया और वो कोलैबोरेशन से फिर म्यूजिक उसके बाद से हम मैं, लोगों ने शुरुआत हाँ, की। मैं मुंबई चला गया। फिर कांटेक्ट तो थी, फिर गानों को लेके बातें होती रहती थी, इससे वो से मतलब कहीं से कुछ तो हो गया। इससे ज्यादा तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो मैं चिन्मय जी से भी पूछूंगी फिर तो। कोई बात नहीं। नहीं तो हम लोगों के बीच में जो तार जुड़े वो संगीत की वजह से ही जुड़े थे, शुरुआत उसी जी। से हुई थी। और फिर हम लोग दोनों एक ही तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, काफी हद तक हमारे घर के माहौल में बहुत बहुत सिमिलैरिटी है। इंटेलेक्चुअल्स की फैमिलीज हैं और पढ़ने लिखने का और आर्ट का माहौल रहा है दोनों तरफ। तो पृष्ठभूमि दोनों की बिल्कुल मिलती जुलती थी, तो इसलिए शायद दोस्ती पनपती गई और फिर आगे जाके हम लोगों ने साथ में जीवन जीने का निर्णय ले लिया। बहुत बढ़िया। बहुत ही ऐसा, जैसे ऐसा बहुत किस्मत से होता है कि एक जना कुछ सोचता है जो आप लोग अपने बारे में बोलते हैं, कि एक के मन में विचार आता है, साकार कहीं और से हो जाता है, मिल के ही ऑफ कोर्स। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी हर तरह की जुगलबंदियां एकदम उठान पे जाएं। ऐसे भी जो संगीत है वो कलाओं में भी सबसे उच्चतम कला में एक आता है, और आपके साथ तो जो अन्य कलाओं के क्षेत्र हैं वो भी पूरे साथ चलते हैं। तो आप, रजनी नेगी जी पूछ रही थी आपसे कि अगर आप अपनी पसंदीदा कविता थोड़ा गुनगुना सकें तो, और किरण शर्मा वाला जवाब तो हमें मिल ही गया। और हमें युवाओं के लिए संदेश कुछ बता दीजिए आप। युवाओं के लिए हम लोग देखिए यही संदेश दे सकते हैं कि जो आपके मन का काम है तो वही करिए। चाहे आप, आज की डेट में इतने सारे एवेन्यूज खुल गए हैं और इतना कुछ है पूरी दुनिया इस तरीके से खुल गई है कि आप जो भी चाहें वो आप कर सकते हैं। उसमें अगर आपको संघर्ष करना पड़ता है तो आप करिए। तो पहला तो ये कि चुनाव जो भी आपका है आप उस पर टिके रहिए। अगर आप आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो आप इस बात को मान के चलिए कि ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर आप वही करना चाहते हैं तो वो जरूर करिए, क्योंकि जो जो इंसान जो करने के लिए बना है वो जब तक वो नहीं करेगा उसको सुख शांति कुछ नहीं मिलता जीवन में। तो वो आप जरूर करें। और दूसरे, प्रैक्टिस बहुत करें, रियाज बहुत करें। जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर म्यूजिक है या कोई भी आर्ट फॉर्म है, तो वो पूरी मेहनत पूरी प्रैक्टिस मांगता है। तो वो आप जब तक उसको नहीं देंगे तब तक उसमें से कुछ नहीं निकल के आएगा। सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम से नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो जोयल जी का मैसेज आप अलग से भी देंगे जोयल जी कुछ? चिन्मय जी, रजनी नहीं, नेगी जी मेरा पूछ भी रही हैं कि विदुष बैटन के आज के संवाद में आप दोनों के अनुभव या विदुष बैटन के बारे में। और जोयल जी, आप भी युवाओं को संदेश दे दीजिए। अगर आपको सेम भी देना है तो हम आपकी आवाज में सुन लेते हैं, आवाज का भी अपना ऑरा होता है ना। जी मेरा कहना भी वही ऑलमोस्ट सेम ही है कि आपको जो करना है आप वो करिए, लेकिन उसमें वो सीरियसनेस होनी चाहिए, उसमें वो जी पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि कोई भी कला को अगर आप अपने करियर के हिसाब से ले रहे हैं, तो अगर पेशेंस नहीं होता फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और तो वो पेशेंस रखनी चाहिए, परसिवियर करनी चाहिए कि जब तक नहीं हो रहा है करते जाओ, कभी भी हाल मत छोड़ो। और आखिर में मुझे ये बोलना है कि जो मैं पहले भी कह रहा था कि इस फील्ड में मेंटल हेल्थ की जो अवेयरनेस है वो बहुत ही ज़रूरी है। कभी भी किसी को लगे, क्योंकि वो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत ही ईज़िली आ जाता है। तो अगर ऐसा फ़ील हुआ कभी भी, तो इसको कभी इग्नोर ना करें और एक कंसर्न प्रोफ़ेशनल के साथ बात करें और फिर सुलझाएँ प्रॉब्लम। ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद फिर हम आपकी प्रस्तुति की तरफ ही बढ़ रहे हैं, जो भी आप हमें सुनाना चाहें। हम तो दिल नहीं भरता जितना भी आप सुनाएंगे, तो वो आपकी इच्छा और आपकी सुविधा है। ये रजनी नेगी जी सूरत से ये पूछ रही हैं, ये आप बता दें। आपकी स्क्रीन में दिख रहा है या मैं पढ़ूं? नहीं, मैं दिख रहा है। हाँ, हाँ तो अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा। और इस पेज के बारे में मैंने थोड़े दिनों पहले पढ़ा और जब इसका कंटेंट देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो आप लोग जो इक्वालिटी को लेकर के जो बातें कर रहे हैं, जो मुहिम चला रहे हैं इक्वालिटी को लेकर के, और साथ में विमेन्स
जेंडर इश्यूज को लेकर के। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत बहुत ज़रूरी है इस तरह की पेजेस को क्रिएट करना और उनके द्वारा अपनी बात को कहना। तो इसीलिए जब रश्मि जी ने मुझसे पूछा तो मैंने पेज को जब दोबारा देखा तो मैंने कहा कि हाँ, ये हम लोग ज़रूर करें। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। जोल जी, आप बोलेंगे कुछ? मेरा भी कहना प्रिटी मच सेम ही है, क्योंकि ऐसा मतलब जो भी काम आप लोग कर रहे हैं, स्पेशली ये जेंडर इक्वलिटी को लेकर, तो आज के दिन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मतलब इसको लेके ये मतलब कोई भी चीज को लेके जो अवेयरनेस क्रिएट करना है वो बहुत ही जरूरी है, और अगर सही तरीके से वो अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है तो देयर कैन बी नो पैरल टू दैट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ने इतना अच्छे समय दिया और इतने मतलब बिना किसी हड़बड़ाहट के थम के जवाब दिया, जबकि आप इतना बिजी रहते होंगे। तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हम लगा कि हम सुरों के भी और सरोकार, सुर और सरोकार दोनों में एक साथ गोते लगा रहे हैं, ऐसा अनुभव हमें हुआ। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमारे लिए कुछ अगर सुना सकें तो। सभी लोग आपकी तारीफ करते हैं, वो तो आप देखेंगे बाद में। हरिमोहन शर्मा सर ने लिखा कि साहित्य संगीत के इस नए क्षेत्र के अनुभव और उसकी चुनौतियों से अवगत कराने के लिए बहुत धन्यवाद। देखो, सारे एक-एक मिनट जुड़े हुए हैं, पर और बारों में ना वो आती हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती हैं। तो मैंने ये एक अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ, जो आप लोग ने जिस तरीके से संगीत और कविताओं को एक साथ किया, उसमें आपके वर्तमान के पूरे सरोकार आते हैं। जहां जहां वर्तमान का या लोकतंत्र का सुर बिगड़ता है तो आपके अंदर एक हलचल मचती है, लेकिन जब उसको आप संगीत में इस तरीके से कहते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए तो काम करता ही है। काम बोल रही हूँ, शांत करता है। I mean, जैसे वो थोड़ी सी उधेड़ बुन से शांत हो जाती है थोड़ी देर के लिए। तो ये मुझे लगता है एक अच्छा तरीका है कि नहीं तो हमेशा आप कितनी ऊहा-पोह में हमेशा रह सकते हैं। चिंतन भी ज़रूरी है, पर कई बार हमें एक वो भी चाहिए होता है कि कहीं एक हार्मोनी भी चाहिए होती है। तो वो आपके पूरे प्रोग्राम का एक ऑरा था, जिसकी वजह से लोग जिज्ञासा पे कम, सुनने और ग्रहण करने में अधिक ध्यान दे रहे थे। तो मैं आपको बहुत सम्मान के साथ सारे अपने ऑडियंस का और अपना जो हमारा अपनी इच्छा मतलब विनती उनकी तरफ से करते हुए हम सुनने के लिए तत्पर हैं। बहुत स्वागत आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग जोएल से सुनते हैं गजल। नहीं, एक तुम गाना गाओ। तो चलिए फिर हम लोग एक छोटे से गीत से खत्म करते हैं। डोंट प्ले द दोता, ट्यून करना पड़ेगा वो वापस से सी में सिर्फ। अच्छा, ओके। कबीर से हम लोग समाप्त करते हैं इस कार्यक्रम को, और ये गीत है तू का तू। चलिए सुनते हैं। इनका भेद बता मेरे अवधू, इनका भेद बता मेरे अवधू, अच्छी करनी कर ले तू। डाली फूल जगत के माही, जहाँ देख वहाँ तू का तू, जहाँ देख वहाँ तू का तू। अरे हाथी में हाथी बन बैठा, चींटी में है छोटा तू, होए महावत ऊपर बैठा, हाकन वाला तू का तू,
हाँकन वाला तू का तू। हर चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में भेड़ो तू। चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में भेड़ो तू। चोरी करके तू भग जावे, पकड़ने वाला तू का तू, पकड़ने वाला तू का तू। अरे दाता में दाता बन जावे, भिखारी में भेड़ो तू। मंगता होकर मांगन लागे, देने वाला तू का तू, देने वाला तू का तू। अरे नर नारी में, नर नारी में एक विराजे, दो दुनिया में दिखे क्यों। नर नारी में एक विराजे, दो दुनिया में दिखे क्यों। बालक होकर रोवन लागे, राखन वाला तू का तू, राखन वाला तू का तू। तू का तू, 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 तू का तू। तो ये था तू का तू। और अभी अभी हम इक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे थे। और इसमें चिन्मयी जी एक मिनट, आपका ये जी। थोड़ा सा ये स्क्रीन उल्टी हो गई थी, पर आप इतना मगन होके गा रहे थे कि मैंने टोका नहीं, तो अब सीधा अच्छा कर दीजिए। आप अच्छा इतना मगन होके गा रहे थे, मेरा बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं टोकूं। तो फिर आप अब इसको आप बोलिए जो बोल रही हैं, इसको सीधा कर हाँ लीजिए। हाँ, नहीं मैं यही बोल रही थी कि कबीर कहते हैं कि नर नारी में एक विराजे, दो दुनिया में दिखे क्यों। और हम लोग जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे थे, तो इसीलिए ये बहुत बस वही बात कबीर ने कह दी कि सब लोग बराबर हैं और सब एक हैं। हाँ, कबीर ने, खैर वो भी डिस्कस की बात नहीं है, कबीर ने तो उसे दूसरे तरीके से कह दिया, पर अगर बराबर है नहीं तब बराबर मानने में तो भूचाल आ जाएगा। मन जाए तो ठीक है, पर अगर है नहीं तो मानने में समय। अभी हमें बहुत ही ज्यादा मधुर आपका ये गायन था और बहुत अच्छा लगा। कम से कम इस पल में तो एक वो हारमोनी थी कि हम सारी विषमताओं से अलग होके कुछ पल डुबकियां मारते। हम समता भी नहीं कह सकते, लेकिन कहीं जो ये गीत कह रहा है उसमें बीच बीच में उसके भावबोध में डुबकियां मार लेते हैं। अदरवाइज तो जब विषम समाज है तो समानता है ही नहीं, तो कहाँ से मान ले हैं। कबीर का तो जो समय था स्त्री पुरुष को, तो वैसे ही उन्होंने उसको स्त्री को तो उन्होंने कभी संज्ञान भी नहीं लिया स्त्री की स्थिति का। तो खैर वो एक अलग स्थिति है। लेकिन हाँ, अगर हम बीच बीच में ये इस गाने के जो भावबोध है उसमें डुबकियां ना मारे तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो डुबकियां जरूर चाहिए। तो आप दोनों ने इतना समय निकाला और बहुत ही अच्छा हमें गायन हमारे सामने समुद्र प्रस्तुत किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो आप एक ही प्रस्तुति देने वाली थी ना बाद में? जी 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 कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, नहीं तो आपका बस बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम लोगों को भी मजा आया और बहुत सारी ऐसी बातें करने का मौका मिला जो बहुत समय से जिनके बारे में बात नहीं हुई थी।
तो बहुत अच्छा लगा रश्मि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत बहुत आभार आपका। मैं आपके सभी विदुष पैटर्न परिवार, हमसे जुड़ने वालों सभी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। थोड़ी सी मेरी तरफ से बातों में आपको लगा होगा एक ब्रेक आ रहा था, स्मूथ हो नहीं पा रही थी, क्योंकि दरअसल मैं अकेले बात नहीं करती, अक्सर दर्शकों के सवाल आते हैं ज्यादा, तो मैं इंतजार में बीच बीच में ब्रेक छोड़ती जाती थी। लेकिन आज वो है ना, वो डुबकी, आज उन्होंने, उनके लिए ये डुबकी वाला समय था, तो उन्होंने सोचा सवाल तो हम फिर पूछ लेंगे, डुबकी लगा लें। तो इस चक्कर में मैं बीच बीच में कई बार रुकी, क्योंकि सवाल अक्सर उन्हीं के होते हैं, है ना। अच्छा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम बाकी सभी श्रोताओं से मैं बोलना चाहती हूँ कि जो हम उजास में मिलते हैं हर महीने के पहले रविवार को, तो हम मिलेंगे 3 अक्टूबर को शाम 4 बजे, और इस बार के हमारे मेहमान होंगे शेखर पाठक जी। तो फिर मिलते हैं हम 3 अक्टूबर को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जुड़ने वालों का, और चिन्मय जी और जोयल जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमारा आज की शाम बना दी, और विदुष पैटर्न का पेज तो एकदम रंगीन और सुरमई हो गया पूरा। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।